देखी थी, क्या पढ़े थे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वेरी गुड। आज आज एक क्लास हुई, उसमें क्या पढ़े हो? कार्डियोवैस्कुलर जो है वो कार्डियोवैस्कुलर पढ़े हो, हम पढ़ाए थे, ठीक है। कल ऋषि सर फंडामेंटल पढ़ाए थे। दोनों समझ में आ रहे? हाँ, ऐसे तो नहीं समझ में नहीं आ रहा हो, आ रहे हैं ना? आप सुनो, कोचिंग जो है वो कोचिंग के लिए आए हो। पहले तो कोचिंग जो है वो कैसे रहना है आपको 6 महीने सर, ठीक है। पूरा सिलेबस जो है वो सिलेबस का ड्यूरेशन आपको बताया गया है। कितने महीने के दौरान कंप्लीट आपका सिलेबस? 6 मंथ के दौरान सर। अभी क्या चल रहा है? जुलाई। 6 महीने जोड़ो आगे, कितना हुआ? कितना हुआ? 6 महीने कब हो रहे हैं आपके? जनवरी। जहां से बैच स्टार्ट हुआ वहां की डेट जनवरी। इसका मतलब आप जो है वो आप हमारे पास हो जुलाई से लेकर के और कहां तक? जनवरी तक सर, ठीक है। इस पूरे सिलेबस के दौरान और पूरे 6 महीने में हम क्या देंगे सुन लो। डेली जो है वो 3 से 4 घंटे की क्लास आप लोगों की सर, ठीक है। क्लास होने के बाद में जो जो यूनिट्स कंप्लीट होती गई उस यूनिट का क्या होगा? टेस्ट होगा आपका सर, ठीक है। जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर आप पहले बता दिया जाएगा। 1 महीने का 15 दिन का शेड्यूल पहले दे देंगे, ठीक है। इवन जुलाई में मान लो कि आगे के 15 दिन में कौन कौन से टेस्ट होंगे ये शेड्यूल दे देंगे आपको, ठीक है। अगस्त के दौरान कौन कौन से टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, वो शेड्यूल आपको पहले दे देंगे। हाँ, आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। जितना जो है वो शेड्यूल्स होगा आपका वो शेड्यूल पहले दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है 6 महीने की पढ़ाई में सुनो, आपको सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई के दौरान जो कोचिंग में पढ़ा दिया गया, इसका मतलब कोचिंग का टीचर जो नोट्स लिखवा रहा है आपको, वो नोट्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए सर। पहली चीज क्या याद हो जानी चाहिए आपको? नोट सर। और ऐसे याद करोगे जैसे टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को याद है सर, ठीक है। समझ रहे हो? नोट्स में ऐसे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एक लाइन लिखवाई और लाइन आपने रट ली सर, ठीक है। आज से पहले की ये पढ़ाई का तरीका था तुम्हारा कि तुम लोग जो है वो कॉलेज लाइफ के दौरान 5, 10, 15 पेज पढ़ लिए थे, रट लिए थे, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, लिख करके आ गए थे, पास हो गए थे सर, ठीक है। ये है कंपटीशन, यहां नहीं चलेगा ऐसा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 4 में से ऑप्शन सही रहा तो नंबर मिलेंगे, और गलती से गलत भी कर दिया ऑप्शन का तो नंबर कटे भी गए नेगेटिव मार्किंग में सर। मतलब यहाँ की पढ़ाई का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि यहाँ की पढ़ाई बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी सर। कंफ्यूजिंग पढ़ाई होनी नहीं चाहिए। जो चीज याद है वो बहुत क्लियर याद है सर। ऐसा डाउटफुल होना ही नहीं चाहिए कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है सर। अगर ऐसा हो रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसका मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं है, ठीक है। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, तब आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ की पढ़ाई का एक ही मूल मंत्र है कि जितना पढ़ो वो क्या होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। और क्लियर याद कैसे होगा ये सुनो। सबसे पहले तो क्या करोगे आप लोग? क्या पढ़ोगे? नोट्स पढ़ोगे। जो नोट्स के अंदर टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया है, उस टॉपिक जो है वो टॉपिक के जाकर के क्या लगा लोगे? एमसीक्यू लगा लोगे सर, ठीक है। एग्जाम में तो पास किससे करना है अपने को? एमसीक्यू से ही तो करना है। तो अपने को जो है वो नोट्स पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद में क्या लग जाने चाहिए अपने? एमसीक्यू लग जाने चाहिए सर, ठीक है। जैसे फंडामेंटल के अंदर कल सर ने जो है वो आपको पढ़ा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा, जिस दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो गया सर, कि ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, 2 क्लास में कंप्लीट हो गया, 3 क्लास में कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपके उस टॉपिक के क्या लग जाने चाहिए? एमसीक्यू सर। आपने घर जाकर के बुक से एमसीक्यू लगाई, उस टॉपिक के आपके 50 एमसीक्यू थे, और 50 लगाए, 50 में से जो है वो 3 एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं। 47 एमसीक्यू के अंदर से 40 एमसीक्यू वो हैं जो मेरे जो है वो टॉपिक पढ़ने के बाद में सोल्व हो गए, और 7 एमसीक्यू मेरे को वो मिल रहे हैं जो समझ में तो आ रहे हैं लेकिन मेरे को इनका जो है वो आंसर कंफ्यूज कर रहा है सर, ठीक है। ऐसा हर टॉपिक में होगा तुम्हारे साथ में कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें टॉपिक पढ़ते क्लियर हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम्हें जो है वो पता ही नहीं लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आंसर क्या है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे को आ रहे होंगे लेकिन तुम कंफ्यूज होगे कि क्या करें इसके अंदर सर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? टीचर ने पढ़ाया टॉपिक, आपने लगाई एमसीक्यू। जब टीचर की अगली क्लास हो, उस क्लास से पहले पहले तो 3 एमसीक्यू उठा के ले आओ कि सर ये 3 क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या है, और इन 3 क्वेश्चन को समझा दो, हमें ये 3 समझ में नहीं आ रहे हैं सर। इन 7 क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हूं, इन 7 का सॉल्यूशन मुझे दे दो कि मैं कैसे जो है वो इन 7 क्वेश्चन को सोल्व कर लो सर। ऐसे करके अपने को कितने एमसीक्यू मिल गए? टोटल 50 एमसीक्यू क्लियर अपने सर।
टॉपिक पढ़े थे तो कितने एमसीक्यू क्लियर हो रहे थे अपने? 40 एमसीक्यू क्लियर हो रहे थे। ये 3 एमसीक्यू नए मिले थे सर। इन नए एमसीक्यू को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बुक में मार्क लगा देना आपको सर, कि जब भी मैं दोबारा इस बुक को पढ़ूंगा तो चाहे 50 पूरे नहीं पढ़ूं, लेकिन इन 3 को तो जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये 3 मुझे अलग से मिले थे, तो ये 3 क्वेश्चन तो मैं जरूर पढ़ूंगा उसी बुक में, उसी टॉपिक के साथ मार्क कर दो। 2 महीने बाद जब वो टॉपिक खोल के वापस रिवाइज करोगे तो ये 3 तो आपको पढ़ने को ही है सर, कि ये जरूर पढ़ने, बाकी चाहे पढ़े नहीं पढ़े। बात समझ में आई क्या? ठीक है, पूरा कंपटीशन का खेल आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि जादू कर देता है, सिलेक्शन करवा देता है सर। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि 100% गारंटी देता है कि हम पढ़ा देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा सर। ठीक है, कहीं नहीं है ऐसा सर। और अगर कोई कह रहा है तो ये समझ लेना साफ झूठ है वो, कि हम पढ़ा देंगे 100% सिलेक्शन करवा देंगे सर। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं गारंटी नहीं है सर सिलेक्शन की। सिलेक्शन गारंटी कैंडिडेट खुद की मेहनत से लेता है, टीचर सिर्फ पढ़ाता है 6 महीने उसको, और टीचर बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करवाता है, बढ़िया कंटेंट देता है, छांट करके क्या क्या एग्जाम के लिए अच्छा हो सकता है, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करवाता है। पढ़ना आपको पड़ता है, सिलेक्शन आपको लेना पड़ता है। 3 घंटे जिस दिन एग्जाम देने जाओगे, सेंटर में आप बैठोगे, सिलेक्शन आप लोगे, मेहनत आपकी रहेगी, सब कुछ आपका है सर। टीचर के पास कुछ भी नहीं है ये मान लेना, टीचर के पास सिर्फ अच्छा पढ़ाना है। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि 6 महीने अच्छे से पढ़ेंगे, हॉस्टल्स पीजी रूम लेकर के रह रहे, 6 महीने घर वालों के पैसे लगा रहे और 6 महीने अच्छे से पढ़ करके सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तब तो पढ़ाई में जो है वो पैसा वेस्ट करना भी अच्छा है और 6 महीने का टाइम वेस्ट करना भी अच्छा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि सर नहीं मेरे बस की बात नहीं है कंपटीशन, 6 महीने बाद हाथ धोकर जाने से ज्यादा बढ़िया है पहले ही दिन चले जाएं हम सर। ठीक है, बहुत क्लियर जो है वो क्लियर कह रहा हूं तुम लोग को। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है 2 दिन 10 दिन 15 दिन की पढ़ाई के बाद कि मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा कंपटीशन सर, मैं कंपटीशन कभी नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरा लेवल ही नहीं है कंपटीशन का लिए, तो उसके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि अपना ना तो टाइम खर्च करे ना पैसा खर्च करे सर। ठीक है, ये कभी भी सही नहीं है कि जिंदगी के अंदर हमेशा कंपटीशन निकालने वाला ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर हैं, कहीं भी जाओगे अच्छा काम कर लोगे। ठीक है, चिपक मत जाना कि पढ़ाई भी नहीं हो रही है, समझ भी नहीं आ रहा है, अपने को कुछ मिल भी नहीं रहा है, जबरदस्ती चिपक रहे हैं कंपटीशन के अपन सर। ठीक है, इसमें बैठोगे मेहनत करनी पड़ेगी, पहले कह रहा हूं। टेस्ट का जो भी रिपोर्ट होगा पहले ही दिन से जो है वो तुम्हारे बैच के साथ में ये कि जो टेस्ट का रिपोर्ट आया वो टेस्ट का रिपोर्ट तुम्हारे घर वालों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन टेस्ट होगा उसके तीसरे दिन तक रिजल्ट बन जाता है, 3 दिन में रिजल्ट तुम्हारी ओएमआर शीट स्कैन करके घर वालों के व्हाट्सएप पे चली जाएगी। ठीक है, घर वालों के नंबर पे डिटेल चला जाएगा, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इतना सही था, इतना गलत था और ये रिजल्ट है सर। ठीक है, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि 6 महीने पढ़ाएं, 6 महीने बाद घर वाले आकर हमें ये कहें कि आपने पढ़ाया क्या है सर, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको पहले दिन से बता करके रखें कि हम ये पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट ये चल रहा है। बात समझ में आई क्या तुम्हें? ठीक है, अगर पढ़ाई का जुनून है, पढ़ाई का जोश है, तैयार हो कंपटीशन और पढ़ाई करने के लिए, तब तो आप लोग जो है वो बैठ सकते हो, तब तो है स्वागत आपका सर। नहीं लग रहा है, नहीं मन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बगैर पढ़े हुए भी इंसान आज तक रहा था, आज तक कुमाता खाता आ रहा है, आप भी कुमा खा सकते हो, पढ़ आराम से अपना काम कर सकते हो सर। झेलना मत, पहले ही कह रहा हूं, ऐसे मत चिपक जाना कि समझ में भी नहीं आ रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है और फिर भी चिपक रहे हो जबरदस्ती 6 महीने, घर वालों का पैसा खर्च कर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो सर। क्लियर हो क्या सारे? तो काम तो करने पड़ेंगे यहां सर। यहां क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? नोट्स पढ़ना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? एमसीक्यू। डेली जितने घंटे की क्लास होगी कि 5 घंटे आप क्लास लेने के लिए आए, घर जाकर के जो है वो इससे डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी। कंपटीशन है ये, आप जैसे कई लाखों कैंडिडेट हैं जो कंपटीशन देने के लिए बैठते हैं, अकेले नहीं बैठे हो आप सर। ना ही सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं कि आपके सामने रख देगी कि उठा के ले जाओ, नौकरी आपके पास है। यहां लड़ना पड़ता है, एक एक सीट के ऊपर 40-40 कैंडिडेट से लड़ाई लड़नी पड़ती है और 40 में से 10-15 कैंडिडेट तो वो होते हैं जिनको सब कुछ पता है, नर्सिंग का एक एक शब्द रट दिया है, पढ़ दिया है उन्होंने, ये हालत हो जाती है उनकी पढ़ पढ़ करके। तो यहां डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए चाहे अब आपको घर छोड़ना पड़ जाए, चाहे बच्चों को छोड़ना पड़ जाए, चाहे घर वालों को 6, 7, 8, 10 महीने के लिए दूर करना पड़ जाए, और चाहे जो आपका जो कंफर्ट है, जो जैसा है उसको दूर करना पड़ जाए सर,
सब कुछ करने को तैयार हो तब कंपटीशन निकलेगा, आज ही कह रहा हूं। नौकरी तब लगती है जब इंसान हार थक के बैठ जाता है और लास्ट वाले दिन रोने लग जाता है, ऊपर वाले से ये मांग लेता है कि अब दुनिया से चला जाऊंगा मैं। तब जाकर के ऊपर वाला ये देख लेता है कि अब ये चला ही जाएगा सच में, अगर इसको नहीं मिला तो। पहले इतना रुलाता है, उसके बाद नौकरी देता है वो। इतनी आसान है नहीं नौकरी की सर, उठाओ और मिल जाएगी नौकरी, ठीक है। तो इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे इस नौकरी के लिए, और ये सब काम करना पड़ेगा। बीच बीच में एग्जाम दोगे, कभी कभी फेल होकर के भी आओगे, ठीक है, रोते भी आओगे घर से यहाँ पर, सर एग्जाम दिए थे फेल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। हर एग्जाम जो है वो एग्जाम का रिजल्ट अच्छा हो, ऐसा भी नहीं कि सर बहुत अच्छा तुम्हें मिले। तुम सोच कर गए थे 60% नंबर ले आऊंगा, नंबर मिलेंगे 40% सर, ठीक है। फिर हालत खराब होगी कि अब क्या कर लूं मैं। यहां से पढ़कर चले जाओगे, उसके बाद में बार बार कंपटीशन दोगे, तब रोना पड़ेगा बार बार सर, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा तब नौकरी मिलेगी। तो ये माइंड में बहुत क्लियर करके बैठना कि मैं कोचिंग बैठा हूं इसलिए पढ़ने के लिए, लेकिन इसका स्ट्रगल बहुत लंबा है, तब जाकर नौकरी मिलेगी मेरे को सर, ठीक है। क्लियर हो क्या तुम सारे लोग? कर लोगे ये इतनी सारी मेहनत? अरे कर लोगे क्या? घर जाके पढ़ लोगे डबल? 4 घंटे यहां पढ़ाएंगे तो घर जाके 8 घंटे पढ़ लोगे। नौकरी तो तभी मिलेगी जब इतना पढ़ोगे, पहले कह रहा हूं। तुम ये सोचो कि 4 घंटे यहां पढ़ ले, 2 घंटे घर जाकर के पढ़ ले, नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि तुम्हारा जो नॉलेज आज था उससे जिस दिन जाओ उस दिन नॉलेज 5% बढ़ के चले जाओ, या जो तुम्हें आज चीज नहीं आती थी 6 महीने पढ़ने के बाद में वो चीज आने लग जाए। बट पढ़ाई बराबर नहीं करोगे, मेहनत बराबर नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये साफ बात है। 2 क्लास तुमने देख ली, एक फंडामेंटल का ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा है, मेडिकल सर्जिकल के अंदर क्या पढ़ा है सर ने? कार्डियोवैस्कुलर ना। चलो ये 2 क्लासेज आपने देखी है, ठीक है। अब 6 महीने के इस सफर के दौरान जो है वो अपने पास क्या क्या रहेगा वो सुनो पहले तो, कि सर अपन क्या क्या सिलेबस जो है वो क्या क्या सिलेबस अपने पास रहेगा। एक तो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रहेगा अपने पास में, दूसरा कौन सा सब्जेक्ट अपने पास में, और तीसरा मेडिकल सर्जिकल्स के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे दोनों। डाइजेस्टिव सिस्टम जीआईटी रहेगा अपने पास में, इसके अलावा मस्कुलो स्केलेटल रहेगा अपने पास के अंदर, और तीसरा आपका आई एंड ईएनटी रहेगा सर। मेडिकल सर्जिकल के ये 3 सिस्टम रहेंगे, साइकेट्रिक्स रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? पीडियाट्रिक रहेगा सर। इतना सिलेबस 6 महीने में आप मेरे साथ में पढ़ोगे सर, ठीक है। बाकी टीचर्स भी अपना अपना जो है वो जितना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन मैं 6 महीने में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा सर, ठीक है। आज का डेमो किसका है आपका? किसका आज का डेमो? एमएसएन डला है, मेडिकल सर्जिकल की क्लास है, एक क्लास आप ले लियो, अब दूसरी क्लास लो सर। डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर का नाम जो है वो नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो भी जो है वो यहां पर सुनोगे और पढ़ोगे इसको सर। सुना है क्या ऐसा नाम आपने? जीआईडी, बताओ तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? जीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो है वो डिजीज सर, ठीक है। इस डिसऑर्डर की अपन आज की क्लास में बात करेंगे, ये पढ़ेंगे अपन सर। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जीआईडी जो है वो जीआईडी डिसऑर्डर आपका सर, ठीक है। क्या है सुनो इस पूरे डिसऑर्डर के अंदर, पहले तो नोट्स बनाओगे, लिखोगे क्या? हाँ, डेमो क्लास नहीं भी लिखोगे तो भी जब अपन रेगुलर क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो भी पढ़ेंगे सर, ठीक है। एक बहुत क्लियर सा है कि जब भी क्लास लेने बैठो ना तब समझने पे बहुत फोकस किया करो सर, ठीक है। नोट्स आपको कहीं पर भी दे देंगे सर, पुराने बैच के अंदर नोट्स बनवाए हुए हैं, इस बैच में भी नोट्स बनवाएंगे। ऐसा तो नहीं कि सर पहले नोट्स बनवा रहे थे आज नहीं बनवा रहे, हर टॉपिक का नोट्स आपकी खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स करवाएंगे, बनवाएंगे सर, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लिखवा दिया और आपके पास नोट्स नहीं है उसका सर, लेकिन आपका मेन फोकस कहां पर होना चाहिए? उस टॉपिक को समझने पे होना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है वो टॉपिक सर, और हर वर्ड समझ में आना चाहिए, पहले कह रहा हूं मैं। अगर जहां भी जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है टीचर से वही पूछ लो कि सर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इसमें लिखा हुआ क्या है, क्या है जो है वो क्या कह रहा है, ये हमें ये समझाओ पहले, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन है, इसमें क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस कोई छटा हुआ क्वेश्चन नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये लाइन उठकर आएगी सर, कोई जरूरी नहीं है। यहां पर एग्जामिनर हर लाइन को अपने हिसाब से बना रहा है, अपने हिसाब से लिख रहा है,
तो वो कहां तक ले जा सकता है वहां तक अपने को पढ़ना है सर। ठीक है, हेडिंग लगाई, डिसऑर्डर का नाम क्या है आपका, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज सर। डिसऑर्डर सुनो, पहला वर्ड लिखा आपने कौन सा, क्या लिखा है वर्ड, ये गैस्ट्रो जो है वो गैस्ट्रो सर। गैस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टोमक सर। ये क्या लिखा अपन ने, ईसोफेजियल, एनाटॉमिकल पार्ट है ईसोफेगस। इधर लिखा अपन ने कौन सा वर्ड, रिफ्लेक्स सर। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक फ्लो सर। और डिजीज मतलब बीमारी, डिसऑर्डर सर। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या बनी इस डिसऑर्डर की डेफिनेशन अपने लिए, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर स्टोमक जो है वो स्टोमक का कंटेंट सर। ठीक है, गैस्ट्रो वर्ड का मतलब क्या है, स्टोमक। एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर स्टोमक का जो कंटेंट है, स्टोमक के अंदर जो खाना पड़ा हुआ है या स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस पड़ा हुआ है, वो स्टोमक का कंटेंट बैक फ्लो कर जाए सर। बैक फ्लो करने का मतलब कहां पर आ जाए, वो ईसोफेगस जो है वो ईसोफेगस के अंदर आ जाए सर। तो उस बीमारी को क्या नाम दे दूंगा मैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज सर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन सर, कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें स्टोमक में जो खाना रखा हुआ है, अपन ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में जो स्टोमक का खाना था या स्टोमक जो जूस बना रहा था गैस्ट्रिक जूस सर, वो स्टोमक का जूस, स्टोमक का खाना जो है वो क्या कर जाए, बैक फ्लो कर गया, वो वापस जो है वो वापस आ गया है सर। तो उस बीमारी को क्या नाम दे देते हैं अपन, जीआरडी नाम दे देते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स नाम दे देते हैं सर। बीमारी तो कह रही है कि स्टोमक जो है वो स्टोमक का ईसोफेगस के अंदर कंटेंट्स का क्या हो जाना, आपका बैक फ्लो हो जाना। बीमारी को क्या कह रहे हैं अपन, जीआरडी कह रहे हैं सर। ठीक है, एनाटॉमिकल पार्ट्स को सुनो, इस पार्ट को तो कह रहे हो आप ईसोफेगस, इसको कह रहे हो आप स्टोमक सर। तो स्टोमक का जो भी कंटेंट है, स्टोमक का जो भी खाना है, वो स्टोमक को खाना अगर बैक फ्लो कर जाए और कहां पर आ जाए, वो ईसोफेगस के अंदर आ जाए, तो इस बीमारी को क्या नाम दे दूंगा मैं, जीआरडी नाम दे दूंगा सर। ठीक है, आप सुनो, ईसोफेगस के अंदर यहां पर ये जो मैंने सर्कुलर पार्ट आपको दिखा रहा हूं सर, ठीक है, ईसोफेगस के इस सर्कुलर जो है वो सर्कुलर स्पिंक्टर्स को कहा जाता है आपका लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर सर। एक ईसोफेगस में होता है अपर साइड में स्पिंक्टर, ऊपर की तरफ एक स्पिंक्टर है सर, और एक नीचे की तरफ सर। ऊपर की तरफ जो स्पिंक्टर है उसको कहा जाता है अपर ईसोफेजियल स्पिंक्टर, नीचे की तरफ जो स्पिंक्टर है उसको क्या कहा जाता है, लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर। का काम सुनो, जैसे ओरल कैविटी से, मुंह से आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में खाना ईसोफेगस में गया और इस स्पिंक्टर से होता हुआ खाना कहां पर पहुंच गया, अपना स्टोमक के अंदर पहुंच गया। तो लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर काम क्या करता है कि जो खाना अपन खा रहे हैं उसको स्टोमक तक जाने में रोकता नहीं है सर, लेकिन जैसे ही स्टोमक के अंदर खाना चला गया तो उस खाने को वापस नहीं आने देता है सर। और वापस कौन नहीं आने देता है उसको, कौन नहीं आने दे रहा है, लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर। इस स्पिंक्टर ने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है कि स्टोमक का खाना क्या नहीं आएगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा सर। ठीक है, हुआ क्या, ये स्टोमक है सर, और यहां पर जो है वो, यहां पर आपने ये ईसोफेगस है सर, इसके चारों तरफ जो है वो आपने एक जो है वो बैंड बांध रखा है। वो बैंड आपका काम क्या कर रहा है कि आप स्टोमक जो है वो, स्टोमक का खाना कहां नहीं ले जा सकते हो, ईसोफेगस में नहीं ले जा सकते हो सर। ठीक है, बीमारी के अंदर क्या हुआ कि स्टोमक का खाना कहां पर जाने लग गया, कहां जाने लग गया, ईसोफेगस के अंदर जाने लग गया सर। तब जाकर के उस बीमारी को क्या नाम दे दिया अपन ने, जीआरडी नाम दे दिया सर। एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टोमक का खाना कभी भी ईसोफेगस में नहीं जाता है, बैक फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहां पर एक स्पिंक्टर बांध रखा है अपन ने, लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर, और उस स्पिंक्टर का सिर्फ काम यह है कि स्टोमक के खाने को कहां नहीं जाने देना, ईसोफेगस में नहीं जाने देना। लेकिन इस बीमारी हुआ कि स्टोमक का जो खाना था वो कहां पर चला गया, ईसोफेगस के अंदर चला गया सर। ठीक है, अच्छा, स्टोमक का खाना ईसोफेगस में क्यों चला जाएगा, जब ये लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा सर। नीचे बैलून था, बैलून के ऊपर मैंने एक पाइप कनेक्ट कर रखा है, और बैलून जहां पाइप कनेक्ट किया है वहां रस्सी बांध दी है सर। अब बैलून की हवा खाली नहीं हो रही है सर, इसलिए खाली नहीं हो रही है क्योंकि ये जो रस्सी है ये बहुत टाइट है सर। मैंने इस रस्सी जो है वो रस्सी को यहां से खोला, रस्सी हो गई लूज सर। बताओ अब बैलून की हवा खाली होगी कि नहीं होगी, अब तो होगी सर। नीचे जो बैलून था वो बैलून क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसकी हवा इस ट्यूब, इस पाइप के द्वारा होती हुई क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी सर। तो ऐसा ही हुआ सर, अगर ये वाला स्पिंक्टर जो है वो लूज हो जाए, ये वाला स्पिंक्टर अगर ढीला हो जाएगा तो स्टोमक का खाना जो है वो कहां पर चला जाएगा,
ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा सर। आपने दो बात यहां पर क्लियर की। एक बात कि बीमारी की डेफिनेशन क्या है सर, ठीक है, बीमारी की डेफिनेशन है स्टोमक के कंटेंट का बैक फ्लो हो जाना और ईसोफेगस के अंदर चले जाना। कौन सी बीमारी कहलाएगी? जीआईडी, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज कहलाएगा सर। पहला पॉइंट तो ये क्लियर किया आपने। दूसरा सर, तब जाएगा ईसोफेगस के अंदर स्टोमक का कंटेंट जब ये जो लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर क्या हो जाए? लूज हो जाए, ये ढीला हो जाए, तो स्टोमक का जो खाना है वो कहां पर चला जाएगा? ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा सर। बात क्लियर हुई क्या इतनी? चलो तो पहले तो डेफिनेशन लिखो इसका। लिखो डेफिनेशन, बैकफ्लो ऑफ स्टोमक कंटेंट into esophagus mainly HCl and pepsin. Also known as acid reflux. यार बहुत सिंपल सा डेफिनेशन कि बैक फ्लो हो जाना, किसका बैक फ्लो हो जाना? स्टोमक के कंटेंट का बैक फ्लो। स्टोमक के अंदर जो पड़ा हुआ है, जो खाना है या जो जूस है, उसका बैक फ्लो कर जाना और कहां पर पहुंच जाना? ईसोफेगस के अंदर पहुंच जाना। और मेनली कौन बैक फ्लो करे? HCl बैक फ्लो करे और या फिर क्या करे? पेप्सिन। सर स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है एक तो HCl और दूसरा एंजाइम कौन सा? पेप्सिन। सर वो HCl और पेप्सिन अगर ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा तो बीमारी को क्या कह दूंगा मैं? जीआईडी। सर HCl एक प्रकार का एसिड होता है, तो बीमारी को क्या नाम दे दिया मैंने? एसिड रिफ्लक्स। सर या तो इस बीमारी को क्या कहोगे आप? जीआईडी सर, और या फिर क्या कहोगे? एसिड रिफ्लक्स। सर एसिड क्यों नाम दिया आपने? क्योंकि एसिड क्या होता है? HCl, और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो। सर एसिड का बैक फ्लो कर जाना, बीमारी कौन सी? एसिड रिफ्लेक्स। सर एक एग्जामिनर क्वेश्चन लिख रहा है अपने सामने कि ये पेशेंट आर सफर फ्रॉम जीआईडी। सर कि एक पेशेंट गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें स्टोमक का खाना जो है वो किस में जा रहा है? ईसोफेगस। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को या कभी फिर एग्जाम में आया क्वेश्चन इस तरीके से लिखा, ए पेशेंट आर सफर फ्रॉम एसिड रिफ्लेक्स। सर कि एक पेशेंट एसिड रिफ्लेक्स डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो भी आपको समझ जाना है कि स्टोमक का जो खाना है वो कहां पर आ रहा है? ईसोफेगस के अंदर आ रहा है। तो बीमारी के दो नाम हो गए, एसिड रिफ्लेक्स और आपका कौन सा हो गया? जीआईडी, गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज। सर ठीक है, आपने कहा कि सर तब होगी ये बीमारी जब लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर क्या हो जाए? लूज हो जाए। सर तो लिखो इसका ईटियोलॉजी। सर और ईटियोलॉजी के अंदर सबसे पहला लिखो इनकॉम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अच्छा, लोअर इसोफेजियल क्यों नाम दिया आपने स्फिंक्टर को? इसोफेगस के नीचे वाले हिस्से में, इसलिए क्या नाम दे दिया? लोअर इसो, और ऊपर वाले हिस्से में है तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। सर एक नाम और सुनो इसका। सर इस स्फिंक्टर को कह रहे हो आप कौन सा? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। सर स्टोमक के पार्ट सुनो। सर स्टोमक के इस वाले हिस्से को कहा जाता है फंडस। क्या कहते हैं अपन? फंडस। स्टोमक का ये सबसे बड़ा जो है वो बड़ा पार्ट है, इसको कहते हैं बॉडी। स्टोमक का वो पार्ट जो आगे ड्यूडेनम के साथ में कनेक्ट होता है, इसको कहते हैं पाइलोरस। और स्टोमक का वो पार्ट जो इसोफेगस के साथ कनेक्ट है, ये वाला पार्ट सर, इसको कहते हैं कार्डियक। सर क्या कहते हैं इस पार्ट को?
कार्डियक सर। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का एक नाम और होता है सर, इस स्फिंक्टर को किस नाम से जानते हैं अपन? कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों कह रहे हैं कार्डियक स्फिंक्टर? क्योंकि ये कौन से पार्ट के पास में? स्टोमक के कार्डियक पार्ट के पास में, इसलिए क्या नाम दे दिया? कार्डियक स्फिंक्टर सर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों कहा? क्योंकि इसोफेगस के कौन से हिस्से के अंदर है? लोअर हिस्से के अंदर है, तो क्या नाम दे दिया अपन ने? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर नाम दे दिया अपन ने सर, ठीक है। क्या करें? इसोफेगस का लोअर हिस्सा यही है, ये इसोफेगस, इसोफेगस का ये अपर हिस्सा और ये इसोफेगस का कौन सा? लोअर हिस्सा सर, ठीक है। पाइलोरिक जो है वो, पाइलोरिक तो स्टोमक का लास्ट हिस्सा है सर, ठीक है। दूसरा नाम भी लिखो इसका, आर्काइडिक स्फिंक्टर। नोट किया आपने? क्या लिखा है बताओ इटियोलॉजी में? पहला पॉइंट ये, इनकॉम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर सर। इनकॉम्पिटेंस वर्ड का मतलब ही होता है लूज होना सर। जो आप कह रहे थे कि लूज हो जाएगा तब होगा ये बीमारी, तो इस वर्ड का मतलब ही लूज होना होता है सर। कारण तो बहुत सारे इस बीमारी के, अपन अभी सारे कारण पढ़ लेंगे, लेकिन सभी कारण में से सबसे मोस्ट कॉमन कारण यही है सर, द मोस्ट कॉमन कॉज। ये बीमारी होने का सबसे मेन कारण जो है, वो मेन कारण क्या है आपका? इनकॉम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर सर। और भी बहुत सारे कारण है, मैं भी डिस्कस करूंगा सभी कारण को, लेकिन जितने कारण अपन डिस्कस करेंगे उनमें सबसे मेन कारण जो जीआईडी बीमारी करता है, तो आपका आंसर होगा कौन सा कारण? इनकॉम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है सर। अब बताओ मेरे को, ये स्फिंक्टर ऐसा क्या हुआ कि स्फिंक्टर ढीला हो गया सर? सर स्फिंक्टर मसल का बना हुआ पार्ट है, ऐसा क्या हुआ कि स्फिंक्टर ढीला हो गया? क्या हो जाए? क्या होने की वजह से? बैक फ्लो। बैक फ्लो तो तभी होगा जब स्फिंक्टर ढीला हो जाएगा सर। स्फिंक्टर क्यों ढीला हुआ? क्या हो जाए? अल्सर जो है वो अल्सर हो जाए सर। इसोफेगस का अल्सर हो जाए, या कहां का अल्सर? स्टोमक जो है वो स्टोमक का अल्सर हो जाए सर। अल्सर होगा तो सर दीवार डैमेज होगी, और दीवार डैमेज होगी तो सकता है लूज जो है वो लूज हो जाए सर, ठीक है। अल्सरेशन कारण है बैक फ्लो का, स्फिंक्टर को ढीला करने का कारण नहीं है सर। आप ये कह सकते हो कि अल्सर होने की वजह से जो है वो स्टिमुलेशन ज्यादा होगा, जूस ज्यादा बनेगा, और डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस, एचसीएल ज्यादा जब बन रहा होगा तो बैक फ्लो ज्यादा कर जाएगा सर। लेकिन स्फिंक्टर को ढीला कर दे सर, ऐसा कोई कारण? एनजी ट्यूब का नाम सुना है क्या आपने? एक पेशेंट को मान लो मैंने एनजी ट्यूब डाली सर, और वह एनजी ट्यूब जो है वो 7 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए एनजी ट्यूब डाले हुए सर। ये इसोफेगस था, इसके ऊपर वाले इस पार्ट को आपने कहा था लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर सर। इसमें क्या डाल रखा है मैंने? ये एनजी ट्यूब सर। इस स्फिंक्टर को जो है वो स्ट्रेंथ ही नहीं मिला कि ये स्फिंक्टर जो है वो आपने स्ट्रेंथ के ऊपर ऐसे रह जाए, ऐसा मिला ही नहीं। क्योंकि इस स्फिंक्टर के साथ में हुआ क्या? इसमें तो आपने क्या डाल रखी है? एनजी ट्यूब डाल रखी है। 7 दिन 10 दिन तक अगर डालकर रखोगे तो ये स्फिंक्टर क्या होने के चांसेज है? लूज होने के चांसेज है, ये स्फिंक्टर ढीला हो जाएगा। और जब स्फिंक्टर लूज हो जाएगा तो स्टोमक का कंटेंट किसके अंदर चला जाएगा? इसोफेगस के अंदर चला जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी? जीआरडी हो जाएगी। तो जिन पेशेंटों को हॉस्पिटल में रखा जाए, 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक एनजी ट्यूब डाल दी जाती है ना, उन पेशेंट को 7 दिन 10 दिन एनजी ट्यूब डालने के बाद में यह शिकायत होती है कि मैं जब भी कोई खाना खाता हूं तो खाना खाने के बाद में वो खाना जो है वो मेरे वापस इसोफेगस के अंदर आ जाता है, ठीक है। स्टोमक के अंदर रखा हुआ कंटेंट वापस कहां पर आ रहा है? मेरे इसोफेगस के अंदर जो है वो इसोफेगस के अंदर आ रहा है सर, ठीक है। सेम ऐसा ही हुआ कि मान लो अपन जो है वो अपन ने सॉक्स आता है, ठीक है, अपने साइज का सॉक्स अपन पहन रहे हैं सर। घर पे छोटा बच्चा है, कोई 5वीं 8वीं क्लास का बच्चा है, और उसका सॉक्स पहन ले अपन, पूरे दिन पहने रहे हैं सर। शाम को उसके सॉक्स की हालत क्या हो जाएगी? अब उसके पहनने लायक रहा है क्या वो सॉक्स सर? वो तो पूरा खराब हो चुका, आपके पांव में डालने से पूरे दिन भर पहना, लूज हो चुका सर। तो ऐसा यहां पर हुआ सर कि स्फिंक्टर में जब लगातार एनजी ट्यूब डालकर रखा आपने 7 दिन तक, तो वो स्फिंक्टर क्या हो गया? लूज हो गया सर, ठीक है। लूज होना इस बीमारी का कारण है, लेकिन लूज किसकी वजह से हो सकता है ये लिखो सर। प्रोलॉन्ग्ड एनजी इंट्यूबेशन,
लिख दो मोर देन 7 डेज, 7 दिन से ज्यादा अगर एनजी ट्यूब डाल करके रखोगे तो स्पिंक्टर लूज हो सकता है। कौन सी बीमारी होने के चांसेज है? जीआईडी बीमारी होने के चांसेज है सर। चलो दूसरा कारण लिखो जीआईडी के कि सर लूज नहीं हो, इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है क्या? सेकंड कारण जीआईडी का सर, इंक्रीज प्रेशर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। किसका प्रेशर बढ़ जाए? एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर सर। यहां पर ये इसोफेगस स्फिंक्टर है, ये स्टोमक जो है वो स्टोमक है, और आप कौन सी कैविटी का प्रेशर बढ़ा दो? अगर एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ा दो सर। अगर एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर जो है वो प्रेशर बढ़ाओगे तो स्टोमक खाना है वो किसकी तरफ चला जाएगा? इसोफेगस की तरफ, बैक फ्लो कर जाएगा सर। ठीक है, क्यों बढ़ सकता है बताओ एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर? ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ जाए? इस कैविटी का प्रेशर जो है वो प्रेशर कब बढ़ सकता है सर? ये बताओ आप तो बस। क्या हो जाए? खाना क्या कर दे? ज्यादा जो है वो ज्यादा खा ले सर। स्टोमक कैपेसिटी थी 2 लीटर, ठीक है, शादी पार्टी में गया खा लिया 4 लीटर सर। ठीक है, जब 4 लीटर जो है वो 4 लीटर खा लिया तो स्टोमक क्या हो गया सर? गया सर। और स्टोमक जो है वो स्टोमक फैल गया तो क्या हो गया सर? खाना आगे आगे धीरे धीरे जा रहा है, लंबे समय तक पड़ा हुआ यहीं पर सर। तो स्टोमक जो है वो स्टोमक लगातार क्या लगाता जा रहा है? प्रेशर लगाता जा रहा है सर। ऐसी कॉन्स्टिपेशन हो गया हो सर, पेशेंट को जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए सर, तो कॉन्स्टिपेशन होने के बाद में भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? स्टूल फीकल मटेरियल जो बाहर निकलना चाहिए था वो निकल नहीं रहा, और नहीं निकल रहा तो एब्डोमिनल कैविटी का क्या बढ़ता जा रहा है? प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो स्टोमक का जो खाना है वो स्टोमक की, वो इसोफेगस की तरफ क्या कर जाएगा? बैक फ्लो कर जाएगा। एक कारण है कि एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जीआईडी सर। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ सकता है अगर पेशेंट किससे सफर कर रहा हो? कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा हो सर। ठीक है, इसके अलावा सुनो, प्रेगनेंसी हो मदर को सर, प्रेगनेंसी कंसीव की सर, प्रेगनेंसी में अब 3rd ट्राइमेस्टर में तो फंडल हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब धीरे धीरे फंडल हाइट बढ़ती जाएगी फंडस का एरिया बढ़ता जाएगा सर। ठीक है, यूट्रस जो है वो, यूट्रस से फंडस जो है वो, फंडस बढ़ता बढ़ता जो है तो ऑर्गन जो है, ऑर्गन के ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा सर। और प्रेशर जो है वो, प्रेशर लगेगा तो स्टोमक का खाना जो है वो खाना कहां पर आएगा? इसोफेगस के अंदर आएगा सर। ठीक है, प्रेगनेंसी में मदर जो है वो, मदर नहीं कहती कई बार कि खाना खाया लेकिन पच नहीं रहा है मेरे को खाना। ठीक है, खाना खाया बहुत जल्दी जो है वो जल्दी उल्टी हो जाती है, वॉमिट हो जाता है मेरे, क्योंकि फंडल हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ा हुआ है? प्रेशर बढ़ा हुआ है। और एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो स्टोमक जो है वो, स्टोमक बिल्कुल इतना सा हो गया। अब कितना खाना रखोगे स्टोमक के अंदर आप सर? ठीक है, तो माँ को फिर बार बार खाना पड़ता है सर, बहुत ज्यादा खा ही नहीं सकती है मदर, और खा लिया तो प्रेशर ज्यादा है तो इसोफेगस के अंदर क्या कर जाएगा? बैक फ्लो कर जाएगा सर। ठीक है, मदर की शिकायत होती है प्रेगनेंसी के दौरान कि मुझे कुछ ऐसे जलने जैसा फील हो रहा है यहाँ पर, कि इसोफेगस जो है वो इस पार्ट के अंदर ऐसे लग रहा है कुछ जल रहा है। ठीक है, वो ऐसे लगी इसलिए जल रहा है कि जो एसिड था, HCl था, वो बैक फ्लो कर रहा है, और बैक फ्लो कर रहा है तो मदर को जलन जैसा फील हो रहा है सर। तो प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है, और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो कौन सी बीमारी हो सकती है? जीआरडी सर। और बताओ क्या कह रहे हो? 3 महीने तक क्या होती है? शुरुआत के 3 महीने में उल्टी, या लास्ट के 3 महीने में? बीच के 3 महीने में नहीं होती है। आप ये कह रहे हो 3 महीने उल्टी हुई उसके बाद में बंद हुई, तो अगर सर क्या प्रेशर घट गया क्या 3 महीने? सर शुरुआत में 3 महीने में उल्टी होने का कारण प्रेशर नहीं है, लास्ट के 3 महीने के अंदर कारण है प्रेशर का बढ़ना सर। एडवांस प्रेगनेंसी का मतलब 3rd ट्राइमेस्टर सर, तीसरे ट्राइमेस्टर में कारण है कि फंडस हाइट ज्यादा होती है तो मां को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। लास्ट के 30 महीने में मदर जो है वो, मदर को प्रेशर भी बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा खा भी नहीं पाती है मदर, खा रही होती है तो बहुत जल्दी से मदर बाहर निकाल देती है। ठीक है, शुरू के 3 महीने में उल्टी होने का कारण प्रेशर नहीं है, वो उल्टी होने का कारण है हार्मोन सर। ठीक है, कि जो बीटा एससीजी हार्मोन है वो एससीजी हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, और वो एससीजी हार्मोन ब्रेन के अंदर सीटीजेड सेंटर को स्टिमुलेट करता है।
ठीक है, वोमिट करवाने वाला सेंटर है सीटीजेड सेंटर, और जब बार बार सीटीजेड सेंटर को स्टिमुलेट करता है तो मदर बार बार क्या करती है, वोमिट जो है वोमिट होती है सर। तो शुरू के 3 महीने में कारण प्रेशर नहीं है, हार्मोन है वहां पर कारण सर। ठीक है, चलो और बताओ और क्या हो सकता है प्रेशर बढ़ने का कारण। एक पर्सन जो बहुत ज्यादा टाइट क्लॉथ पहनता है, हमेशा टाइट क्लॉथ पहनता है सर, एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा टाइट क्लॉथ सर, इन कपड़ों से कभी प्रेशर नहीं बढ़े। ठीक है, बेली डांसर सर, ठीक है, जितने भी जो है वो फीमेल्स बेली डांसर्स वगैरह है, जिनको बिल्कुल जो है वो बहुत टाइट क्लॉथ पहनने पड़ते हैं, पूरे पूरे दिन भर पहनने पड़ रहे हैं, और प्रोफेशन ही है कि उनका काम है डांस करना सर, तो वो डांस करने के लिए वो बिल्कुल फिटेड कपड़ा पहनना ही पड़ेगा उनको सर। अब लंबे समय तक एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमेन के ऊपर आप तो स्टोमक का कंटेंट्स क्या हो जाएगा, बैकफ्लो कर जाएगा सर। ठीक है, तो एब्डोमिनल प्रेशर कब कब बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सर। ठीक है, कब प्रेशर बढ़ सकता है, क्या हो, प्रेगनेंसी जो है वो, प्रेगनेंसी एडवांस सर, 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी हो सर, और कब बढ़ सकता है, बेली डांसर्स वगैरह हो तो बढ़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो पर्सन बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं सर, ठीक है, जिम वगैरह के अंदर वेट लिफ्टर है सर, ठीक है, जिनको 3-3 क्विंटल जो है वो अपने हाथ से उठाना पड़ रहा है सर। ठीक है, अब बहुत ज्यादा वजन जो है वो वजन पर्सन उठाएगा तो कहां प्रेशर आएगा, एब्डोमेन, तो एब्डोमेन प्रेशर उन पर्सन के अंदर बढ़ने के चांसेस है सर। तो उनको कौन सी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जीआईडी जो है वो जीआईडी के चांसेस बढ़ जाते हैं सर, क्योंकि वो एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर लगा रहे हैं तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो ये खाना ऊपर चला जाए या फट करके कोई ऑर्गन बाहर आ जाएगा सर। ठीक है, इसलिए देखोगे जितने वेट लिफ्टर हो पहले बहुत टाइट सा बेल्ट बांध लेते हैं, इसलिए बांधते हैं वो बेल्ट की कोई ऑर्गन जो है वो फट करके बाहर नहीं आ जाए सर, हर्निया नहीं हो जाए उस पेशेंट को सर, इसलिए जो है वो पहले से ही क्या करके रखता है, बेल्ट जो है वो बेल्ट वियर करके रखता है सर। कोई ऑर्गन नीचे पेल्विक कैविटी में नहीं चला जाए सर, कि इंटेस्टाइन स्क्रोटम वगैरह के अंदर नहीं चली जाए, तो वो जितना भी अपना इनर वियर्स पहन रहे होते हैं वो टाइट इनर वियर्स पहन रहे होते हैं सर, ताकि ऑर्गन को जो है वो जगह ही नहीं मिल रही होती है डिसेंड होने की सर। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जीआईडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर। ठीक है सर, पेशेंट जो है वो पेशेंट डाइट जो है वो डाइट लो फाइबर डाइट ले रहा है सर, ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर नहीं है तो वो डाइट कॉन्स्टिपेशन करवाएगी सर। ऐसा खाना खा रहा है जिसका कचरा ज्यादा बचता है सर, ठीक है, कचरा ज्यादा बनने का मतलब जिसका स्टूल ज्यादा बनता है सर। ठीक है, 1 किलो खाना खाया, 1 किलो खाने का जो है वो 1 किलो स्टूल बन रहा है सर। ठीक है, तो इतना जो है वो इतना स्टूल बनने की वजह से भी क्या हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर जो है वो प्रेशर बढ़ सकता है सर। ठीक है, और जिन जिन केस में प्रेशर बढ़ेगा कौन सी बीमारी होने के चांस बढ़ जाएंगे, जीआईडी के चांसेस बढ़ जाएंगे सर। ठीक है, पहला कारण लिखा आपने जीआईडी होने का कि स्पिंक्टर का क्या हो जाना, लूज हो जाना, और स्पिंक्टर लूज तब हो सकता है जब अपने लंबे समय तक क्या डाल करके रखे, एनजी ट्यूब डाल करके रखे। दूसरा कारण लिखा आपने कि एब्डोमिनल कैविटी का क्या बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए सर। प्रेशर कब कब बढ़ सकता है, अब ये नोट करो, कॉन्स्टिपेशन, एडवांस प्रेगनेंसी, टाइट क्लॉथ वियरिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, हेमिस्चुअल मैन्युअर। हेमिस्चुअल मैन्युअर होता है कि एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर प्रेशर लगाया जाए सर। ठीक है, जैसे पर्सन जो है वो जब कोई चीज निकल लिया सर, मान लो सिक्का उक्का या कोई भी चीज चली गई, तो हेमिस्चुअल मैन्युअर के इस तरीके से थ्रोस बनाया आपने, ठीक है, फिस्ट बनाया क्लोज, और एब्डोमेन कैविटी के ऊपर प्रेशर लगा रहे। जब ऐसा प्रेशर लगाओगे तो जो खाया हुआ है वो क्या कर देगा, वो बाहर निकाल रहा है। तो अगर बार बार पर्सन हेमिस्चुअल मैन्युअर का शिकार हो रहा है तो भी उस पर्सन जो है वो पर्सन में क्या होने के चांसेस होते हैं, जीआईडी बीमारी की, स्टोमक का खाना बैक फ्लो कर जाता है सर। चलो एक और कारण लिखो, जीआईडी बीमारी होने का कारण क्या हो सकता है सर, डिक्रीज लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर,
स्ट्रेंथ। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या कम हो जाए? अगर स्ट्रेंथ कम हो जाए, पावर कम हो जाए सर। बताओ ऐसा कौन सा केस जहां पर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का पावर कम हो जाए? एक मसल्स थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी वो मसल, और जब वो मसल बहुत अच्छे से काम कर रही थी तो उस मसल्स का जो है वो पावर बहुत अच्छा था। अब वो मसल जो है वो मसल्स में इतना पावर नहीं रहा जितना होना चाहिए सर, और जब इतना पावर नहीं रहा तो स्टोमक का खाना बहुत जल्दी क्या कर जाता है? बैक फ्लो कर जाता है सर। तो इसका पावर कैसे कम हो सकता है सर? बात समझ रहे हो सर? स्फिंक्टर का ये पावर था, नीचे स्टोमक जो है वो स्टोमक है, ऊपर इसोफेगस है ये पार्ट सर, ये स्फिंक्टर बंधा हुआ था सर। इसका ये पावर था कि ये बहुत टाइट रहता था, बहुत टाइट रहता था तो स्टोमक का खाना कहां नहीं जाता था? इसोफेगस में नहीं जाता था। अब हुआ क्या कि ये पावर जो है वो पावर कम हो गया, और ये पावर कम हो गया मतलब लूज हो गया, और लूज हो गया तो ये स्टोमक का खाना बहुत आसानी से कहां चला जाता है? इसोफेगस में चला जाता। तो इसका पावर क्यों कम हुआ? मसल का पावर क्यों कम हो सकता है? क्या हो जाए? हाँ, लूज हो जाए। एनजी ट्यूब जो है वो एनजी ट्यूब की वजह से तो लूज हो जाएगा सर, ठीक है, और लूज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये बात ठीक है। मसल का पावर कैसे कम हो जाए सर? ओल्ड एज। बताओ, जितना मसल का पावर अब है, क्या 80-90 साल पे भी उतना ही पावर रहेगा क्या? ठीक है, आप अब 2 लीटर खाना खा लेते हो और खाना खाने के बाद में भी कभी बैक फ्लो नहीं होता है। ओल्ड एज 90 साल के दादाजी को खिलाओ तो 2 लीटर खाना, देखो बाद में जो है वो उनको क्या स्टार्ट हो रही है? फिर वॉमिट स्टार्ट हो रहा है, उल्टियां स्टार्ट हो रही है उनको सर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में सर? इसलिए हो रहा है कि ये मसल का पावर क्या हो गया? कम हो गया है सर, ठीक है। सर अपन जितना खा सकते हैं क्या दादाजी उतना खा सकते हैं क्या? क्योंकि वो उतना पचा ही नहीं सकते, उतना डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ओल्ड एज एक कारण है कि मसल का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? लूज हो सकता है। इसके अलावा सुनो, जो पेशेंट एल्कोहलिक इंटेक होते हैं सर, ठीक है, लगातार जो पेशेंट जो है वो अल्कोहल ले रहा है सर, ठीक है, अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल लेने की वजह से भी मसल्स का पावर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है सर, ठीक है। निकोटीन्स वगैरह का इंटेक कर रहा है सर, ठीक है। पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा टी कॉफी वगैरह पीता है सर, ठीक है, बहुत ज्यादा चाय वगैरह, बहुत ज्यादा कॉफी वगैरह पेशेंट पीता है, तो भी मसल का स्ट्रेंथ और पावर क्या हो सकता है? कम हो सकता है सर, ठीक है। बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीता है पर्सन सर, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टोमक गैस प्रोड्यूस कर दे, और बहुत ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर दे स्टोमक, तो उसकी वजह से भी ये स्फिंक्टर क्या हो सकता है? लूज हो जाएगा, और लूज हो जाएगा तो स्टोमक का खाना कहां चला जाएगा? इसोफेगस में। इसोफेगस में चला गया तो कौन सी बीमारी? जीआईडी हो जाएगी सर, ठीक है। तो कौन कौन सा कारण जो है सकता है जाने का सर, ठीक है? ओल्ड एज में चला जाए, पेशेंट अल्कोहल ले रहा हो, निकोटीन ले रहा हो, चाय कॉफी ज्यादा पी रहा हो सर, गैस प्रोड्यूस करने वाला खाना खा रहा हो, पत्ता गोभी की सब्जी चल रही है 15 दिन से उसको सर, ठीक है। पत्ता गोभी जो है वो गैस प्रोड्यूसिंग इंटेक है सर, जब गैस प्रोड्यूस खाएगा तो क्या होगा? बाहर तो निकलेगा वो गैस सर, और बाहर निकलेगा तो खाना भी साल लेकर के निकल रहा है सर, कौन सी बीमारी होगी उसको? जीआईडी जो है वो जीआईडी हो गई पेशेंट को सर, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज्यादा पी रहा है पेशेंट सर, स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा खा रहा है सर, ठीक है। स्पाइसी खाना जो है वो स्टोमक के अंदर क्या करता है? एचसीएल का सिक्रेशन ज्यादा निकलवाएगा, पेप्सिन ज्यादा निकलवाएगा, और डेफिनेशन में लिखा है कि एचसीएल का क्या हो जाना? बैक फ्लो कर जाना। जब ज्यादा निकलवाओगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा? बैक फ्लो। और बैक फ्लो कौन सी बीमारी सर? जीआरडी जो है वो जीआरडी। तो इन सब की वजह से इस मसल्स का स्ट्रेंथ या लोअर इसोफेजियल का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? कम हो सकता है। स्ट्रेंथ कम हो गया तो कौन सी बीमारी होने के चांसेस? जीआरडी सर। तो लिखो क्या हो जाए सर? कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेट बेवरेज होता है, कार्बन जो है वो कार्बन कंटेंट होता है जो गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। स्टोमक को बार बार कहते हैं जूस निकाल, जूस निकाल। एचसीएल जो है वो एचसीएल प्रोड्यूस कर, पेप्सिन प्रोड्यूस कर, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर सर, ठीक है। आप बार बार आप को कहोगे ज्यादा जूस निकलेगा तो क्या होगा? वो तो बैक फ्लो तो करेगा सर, ठीक है। तो ऐसे सभी कंटेंट जो है वो सभी कंटेंट सर, आप लगातार 10 दिन तक जो है वो 10 दिन तक कोल्ड ड्रिंक पियो, 10 दिन जो है वो 10 दिन तक लगातार कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में अपने साथ ही ऐसा हो रहा है कि अब जो खा रहे हैं वो खाना ऊपर की तरफ आ रहा है सर, ठीक है। बहुत जल्दी से कोई खाना जो है वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है सर, ठीक है। पेशेंट किसका था? लंबे समय तक क्या पी रहा था? कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स था सर।
तो ये कंटेंट स्टोमक को स्टिमुलेट करते हैं, और स्टोमक स्टिमुलेट करेगा तो गैस्ट्रिक जूस ज्यादा निकलेगा। नॉर्मल गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है 1 लीटर सर, आप स्टिमुलेट कर रहे हो तो निकल रहा है 2-2 लीटर सर। अब निकल रहा है तो वो ऊपर बैक फ्लो तो करेगा सर, और बैक फ्लो करेगा तो कौन सी बीमारी कर देगा? जीआरडी कर देगा सर। तो लिखो ऐसा कौन सी एज के अंदर, ओल्ड एज में ऐसा हो सकता है? गैस्ट्रिक इरिटेंट लेने की वजह से हो सकता है। टी, कॉफी, अल्कोहल, कार्बोनेट बेवरेज लाइक कोल्ड ड्रिंक आपका, हाई फैटी डाइट, ज्यादा फैट खा रहा है पर्सन, हाई स्पाइसी डाइट, ज्यादा क्या ले रहा है? स्पाइसी डाइट जो है वो स्पाइसी ज्यादा खा रहा है सर। ठीक है, फैट ज्यादा खाएगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फैट का डाइजेशन सबसे लास्ट में सर। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अगर भर दिया जाए तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खाली होगा, उसके बाद में प्रोटीन खाली होगा, और सबसे लास्ट कॉल खाली होगा, फैट खाली होगा सर। आप फैट ही फैट खाओगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे डाइजेस्ट होने में। दाल चावल खाओगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाओगे तो 1-2-3-4 घंटे के बाद फिर भूख लग रही है आपको। आपने जम के फैट खा लिया तो 8-10 घंटे तक भूख नहीं लग रही है सर, क्योंकि फैट का डाइजेशन ही डिले होता है, डिले होता है। और जब तक डाइजेशन होता रहेगा तब तक क्या ज्यादा निकलता रहेगा? गैस्ट्रिक जूस निकलता रहेगा, एचसीएल पेप्सिन निकलता रहेगा, और एचसीएल पेप्सिन जो है वो किसको बढ़ा देगा? आपका जीआरडी जो है वो जीआरडी को बढ़ा देगा सर। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा निकल गया, इसका मतलब कौन सी बीमारी हो गई है? जीआरडी हो गई है सर। बात समझ में आई क्या आपको? सर इतने सारे कारण हो सकते हैं जीआरडी होने के, लेकिन इन सब कारण में से सबसे मेन कारण एक ही है कि स्फिंक्टर का क्या हो जाना? लूज हो जाना। और स्फिंक्टर लूज मेनली एक केस में हो सकता है। कौन सा केस लिखा है अपन ने? जब पेशेंट को क्या डालकर रखा जाए? लंबे समय तक एनजी ट्यूब डाल करके रखा जाए तो पेशेंट्स के अंदर क्या हो सकता है? स्फिंक्टर लूज हो सकता है सर। अच्छा ऐसा सुनो, ये स्फिंक्टर है, ये इसोफेगस है, ये कौन सा ऑर्गन आपका? इसोफेगस सर। नीचे इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन पे एब्डोमेन का जैसे प्रेशर लगा तो ये इंटेस्टाइन यहां से होती हुई प्रोट्रूज होती, और ये जो स्फिंक्टर बंधा हुआ था स्फिंक्टर के अंदर से ही निकल गई। ये लो सर, इंटेस्टाइन पहले नीचे थी सर, नीचे से इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइन इस स्फिंक्टर से होते हुए, ये डायफ्राम था पूरा, इस स्फिंक्टर से होते हुए ऊपर की तरफ चली गई सर। जब इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई तो भी स्फिंक्टर लूज हो गया, और स्फिंक्टर लूज हो गया तो कौन सी बीमारी होने के चांसेस? जीआरडी सर। स्टोमक के कंटेंट का या एब्डोमेन कैविटी के कंटेंट का थोरेसिक कैविटी में चला जाना सर। अगर इंटेस्टाइन यहां से डायफ्राम क्रॉस करते हुए थोरेसिक में चली जाए, इस हर्निया को कहा जाता है हाइटल हर्निया सर। कौन सा हर्निया कहा जाता है? हाइटल हर्निया। अगर मान लो इंटेस्टाइन यहां से प्रोड्यूस होकर के नीचे स्क्रोटम के अंदर चली जाए तो उस हर्निया को कौन सा हर्निया कहोगे? पेल्विक कैविटी में चले जाना इंटेस्टाइन का इंग्वाइलन हर्निया या फीमोरल हर्निया कहलाता है सर। और अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाए तो उसको क्या नाम देते हैं अपन? हाइटल हर्निया सर। तो हाइटल हर्निया भी कारण है कौन सी बीमारी होने का? जीआरडी सर। अगर पेशेंट में इंटेस्टाइन यहां से क्रॉस होती है, स्फिंक्टर के थ्रू चलेगी तो भी कौन सी बीमारी हो जाएगी उसको? जीआरडी सर। ऑर्गन का डिसपैलेसमेंट हो जाना, गैस्ट्रिक जो है वो गैस्ट्रिक ऑर्गन्स का डिसपैलेस हो जाना, थोरेसिक कैविटी में चला जाना, या फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रोट्रूज कर जाना, कौन सी बीमारी करवा देगा? जीआरडी। अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जीआरडी का मतलब है स्टोमक का कंटेंट बैक फ्लो कर जाए, कहां पर चला जाए? ईसोफेगस में चला जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? जीआरडी हो जाएगी सर। ठीक है, मेन कारण क्या है? स्फिंक्टर का क्या हो जाना? लूज जो है वो लूज हो जाना सर। ठीक है, एक पेशेंट आपके पास में आए, इमरजेंसी वार्ड में आप काम कर रहे हो, और आपके पास में रात को 10 बजे दौड़ता हुआ आया है पेशेंट सर, और 10 बजे जो है वो दौड़ता हुआ ये कंप्लेंट लेकर के आए कि मेरे को ईसोफेगस जो है वो ईसोफेगस में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेरे को, ये पूरा जो है वो पूरा जल रहा है ये वाला हिस्सा मेरा सर। ठीक है, ये कंप्लेंट के रात 10 बजे को एक बात क्लियर होगी कि सर ये वाला जल रहा है, इसका मतलब बीमारी होती है? जीआरडी
हो सकती है सर। तो अपन पहले तो पेशेंट को क्या पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे सर। हिस्ट्री लोगे तो क्या लोगे, हिस्ट्री के दौरान क्या खाया था आपने सर। आपका पेशेंट जो पेशेंट खा रहा है मैं दाल चावल खाया था, आप कहोगे अच्छा इससे पहले क्या क्या खा रहे थे आप। आपका पेशेंट कह रहा है सर पिछले 7 दिन से दोस्त का बर्थडे था, फिर घर में शादी थी, फिर उस दोस्त के जाना पड़ गया था, फिर यहां होना पड़ गया था, फिर यहां पिछले 8 दिन से घर का खाना ही नहीं खाया मैंने सर। पिछले 8 दिन से मैं बाहर का खाना खा रहा था, और बाहर का खाना खा रहा था मतलब वो खाना कौन सा खाना खा रहा था, फिर वो स्पाइसी खा रहा था। कौन सा खा रहा था वो, फैटी जो है वो फैटी खाना खा रहा था सर। ठीक है, तो सर बाहर का खाना पिछले 10 दिन से खा रहा हूं और बाहर का खाना खाने की वजह से जो है वो मुझे ऐसा हो सकता है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि फैटी डाइट ज्यादा लेने से, स्पाइसी डाइट ज्यादा लेने से कौन सी बीमारी हो सकती है, जीआईडी हो सकती है सर। ठीक है, दूसरा आपका पेशेंट कहता है सर घर का ही खाना खा रहा था मैं। तो आप पेशेंट से पूछोगे अच्छा अल्कोहल वगैरह लेते हो क्या। पेशेंट की हिस्ट्री में मिला हाँ अल्कोहल लेता हूं, पिछले 10 साल से अल्कोहल ले रहा हूं। इसका मतलब आप समझ गए कौन सी बीमारी का कारण हो सकता है ये। आपका पेशेंट कह रहा है सर चाय कॉफी पीता हूं, आपने पूछा कितनी पीते हो। ठीक है, आपका पेशेंट कह रहा है सर दिन में 8-10 चाय हो जाती है और 4-5 कॉफी हो जाती है सर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जितनी कॉफी पीता है इसका मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है, जीआईडी हो सकती है। आपका कह रहा है सर आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा वजन उठा रहा हूं जिम के अंदर सर, बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहा हूं सर। और जिस दिन से मैंने जिम में वजन उठाने लगा है उसके 4-5 दिन बाद से ऐसा होने लग गया है कि मेरे यहां पर जो भी खाता हूं वो खाना जो है वो जलन करने लग गया है सर। आपको बात क्लियर होगी, समझ में आ गई कि वजन उठाने की वजह से जो है वो स्टोमक के ऊपर प्रेशर लगा और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर लगा तो खाना कहां जा सकता है, ईसोफेगस में सर। ठीक है सर, डॉक्टर कोई जादू नहीं करता है, वो केस को आइडेंटिफाई ऐसे ही करता है। वो सबसे पहले आते पेशेंट की क्या कलेक्ट करता है, हिस्ट्री कलेक्ट करते उसको ये बात समझ में आ जाती है कि पेशेंट को अगला डायग्नोसिस क्या करना है। डायग्नोसिस तो कंफर्म करने के लिए करता है वो कि बीमारी कौन सी है सर। हिस्ट्री में वो ये पता कर लेता है कि ऐसी बीमारी जीआईडी हो सकती है पेशेंट को। अब जीआईडी के लिए डायग्नोसिस क्या है, जीआईडी के लिए डायग्नोसिस है कि आपने पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट्स कर लिया, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, तो या तो बेरियम डाल करके एक्सरे करवा लो, या एंडोस्कोप जो है वो एंडोस्कोप डाल दो अंदर, एंडोस्कोपी कर दो, और या फिर पेशेंट के अंदर जो है वो एक प्रोब डालो, प्रोब के अंदर आगे सेंसर लगा हुआ है और वो सेंसर जो है वो आपको ईसोफेगस का पीएच बताता रहेगा सर। स्टोमक का पीएच जो है वो गैस्ट्रिक जूस का पीएच है 1 से 3। ईसोफेगस जो है वो ईसोफेगस के अंदर कोई एसिडिक कंटेंट नहीं है, तो ईसोफेगस का पीएच मिलेगा आपको 7 से ऊपर। लेकिन इस बीमारी में ईसोफेगस का कंटेंट 3-4 मिल जाएगा पीएच आपको, क्योंकि स्टोमक का खाना कहां पर आ रहा है, ईसोफेगस में सर। आप 24 घंटे तक वो प्रोब डाल करके रखो, आपको ये पता लग जाएगा कि एसिडिक पीएच है, ईसोफेगस में भी एसिड आ रहा है। और ईसोफेगस में एसिड आने का एक ही रास्ता है कि स्टोमक जो है वो स्टोमक से एसिड कहां पर आ रहा है, ईसोफेगस में। आप कंफर्म हो गए कि आपका पेशेंट कौन सी बीमारी का था, कौन सी बीमारी का, जीआईडी का सर। ठीक है, आपने कैसे कंफर्म कर दिया इमरजेंसी में देख करके कि पेशेंट जीआईडी का सर मैंने हिस्ट्री कलेक्ट किया, हिस्ट्री कलेक्ट के दौरान मेरी हिस्ट्री में सस्पेक्टेड निकल गया था। मुझे ये लग रहा था कि 10 साल से अल्कोहल लेता है, दिन में 10-12 चाय कॉफी पी जाता है, 5-7 दिन से स्पाइसी खाना खा रहा है। तो मुझे इसकी ये हिस्ट्री सुनकर के ये लग रहा था पेशेंट की कि ये पेशेंट कौन सी बीमारी की तरफ जा सकता है। तो जीआईडी वाले पेशेंट को मुझे ये कंफर्म करना था कि क्या ये बीमारी है या नहीं है, और ये बीमारी है तो मैंने ईसोफेगस को देखना था। अगर ईसोफेगस जला हुआ दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन सी बीमारी है, जीआईडी। तो जला हुआ देखने के लिए मैंने ये कैमरा लगाया आगे, और कैमरा लगा करके जो है वो एंडोस्कोप डाल दिया सर। इस कैमरे के अंदर मॉनिटर के ऊपर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था कि जैसे कैमरा डाला गया ईसोफेगस में गया तो ईसोफेगस जला हुआ दिख गया मुझे सर। मैं समझ गया कि एसिड से जला है ये ईसोफेगस सर। मैंने एक सेंसर प्रोब का वायर डाला, वायर को 24 घंटे तक डाल करके छोड़ दिया ईसोफेगस में सर। 24 घंटे के दौरान बाहर निकाली उस चिप को निकालकर मॉनिटर में लगाया, चिप बता दिया सुबह 8 बजे पीएच था 3-4, 9 बजे पीएच मिला है मेरे को 2-3, 10 बजे फिर पीएच मिला है 3। पूरा एसिडिक पीएच चल रहा है ईसोफेगस का। इसका मतलब ईसोफेगस में एसिड आने का एक ही रास्ता है कि कहां से आया है, वो स्टोमक से आया है सर। ठीक है, इस बीमारी का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस तो ये है कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, आप बेरियम एक्सरे कर सकते हो, आप एंडोस्कोप कर सकते हो, या आप पेशेंट के अंदर पीएच मॉनिटर कर सकते हो। आपको कंफर्म कैसे पता लगे कि बीमारी जीआईडी है, बताओ। कौन से डायग्नोसिस से आप ये कंफर्म हो गए। पहली बात तो आप देखना क्या चाहते हो डायग्नोसिस में,
आप क्या देखना, आप डायग्नोसिस क्यों कर रहे हो? अगर आपसे मैं ये पूछूंगा आप डायग्नोसिस क्यों कर रहे हो जीआरडी में? बीमारी पता करने के लिए। बीमारी में देखना क्या चाहते हो? हाँ, किस वजह से हुई है? वजह तो आपको बता दिया, पेशेंट की 10 साल से अल्कोहल पी रहा था। आपका पेशेंट खुद आकर बोला है, आपने पूछा कि अल्कोहल पीते हो क्या? पेशेंट के घर वाले कह रहे हैं 10 साल से पी रहा था। आपने पूछा चाय कॉफी पीते हो क्या? कह रहा है 8-10 हो जाती है दिन की। आपने पूछा खाना बाहर का खा रहा हूं। कारण तो आपको, वजह तो आपको पता लगी कि इसकी वजह हो सकती है, जीआईडी होने का ये कारण हो सकता है। अब आप क्या देखना चाहते हो? आप एक्सरे क्यों करवाए हो? बेरियम एक्सरे। एक्सरे में इसोफेगस देखना चाहते हैं कि इसोफेगस जल तो नहीं गया है सर, या इसोफेगस में हवा नहीं होती है सर। ठीक है, हवा जो है वो हवा लंग्स के अंदर होती है, और या फिर जो है वो स्टोमक के फंडस पार्ट में होती है। अगर मान लो इसोफेगस में भी हवा भरी हुई दिख जाए, इसका मतलब स्टोमक की हवा किसके अंदर आ रही है? इसोफेगस में आ रही है। मेरा एक्सरे अगर मुझे हवा दिखा दे इसोफेगस में, तो मैं सस्पेक्ट कर गया ये बात के लिए कि जीआरडी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, मैंने पेशेंट जो है वो पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस किया एंडोस्कोप, ये देखने के लिए कि इसोफेगस जल तो नहीं गया है सर। और मैंने पीएच मॉनिटर किया ये देखने के लिए कि इसोफेगस का पीएच क्या है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन से डायग्नोसिस से ये कंफर्म हो जाओगे कि बीमारी जीआरडी है? किससे? एंडोस्कोप से क्या दिखा? इसोफेगस जला हुआ सर। इसोफेगस क्या हुआ? जला हुआ दिखाई दिया। इसोफेगस जल जो है वो जल सकता है अगर स्टोमक का कंटेंट्स क्या कर जाए, बैकफ्लो जो है वो बैकफ्लो कर जाए सर। और भी ऐसा कारण हो सकता है जिसके दौरान इसोफेगस जल सकता है सर। ठीक है, जैसे जो है वो, जैसे सुनो, एंडोस्कोप के दौरान क्या हो जाए, अगर मान लो मैंने बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा गरम गरम खाना खा रहा हूं सर। ठीक है, और वो गरम गरम खाना जो है वो मेरे इसोफेगस के बाद में जाने के बाद में भी बहुत ज्यादा गर्म है, और लगातार ऐसा ही खाना खा रहा हूं सर, तो भी मेरा इसोफेगस क्या कर सकता है? बर्न हो सकता है। पेप्टिक अल्सर हो जाए सर। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर के दौरान भी मेरा इसोफेगस क्या हो सकता है? अल्सर हो सकता है सर। जला हुआ तो सर और भी बीमारियों में मिल सकता है। मुझे तो ये कंफर्म चाहिए था कि ये ही बीमारी है। पीएच मॉनिटर 24 घंटे का प्रोब डाल करके क्या मॉनिटर कर दो, और कोई बीमारी नहीं है जिसमें इसोफेगस का पीएच जो है वो एसिडिक मिल जाएगा। एक ही बीमारी है कि स्टोमक का कंटेंट अगर इसोफेगस में आया तो इसोफेगस का पीएच मेरे को क्या देखने को मिलेगा? एसिडिक देखने को मिलेगा। तो 24 घंटे का पीएच मेरा कौन सा डायग्नोसिस हो गया? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो गया सर। ठीक है, अब सुनो एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बना रहा है। एक 45 साल का पर्सन रात को 10 बजे आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया, और आपको आकर के पेशेंट ये कह रहा है कि मेरे को जो है वो मेरे चेस्ट के अंदर जलने जैसा पेन हो रहा है। किसके अंदर जलने जैसा पेन हो रहा है? चेस्ट के अंदर जलने जैसा पेन हो रहा है। आपने पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की, और हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद में आप सस्पेक्टेड हो गए कि पेशेंट गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज का हो सकता है। कौन सी बीमारी का हो सकता है? गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज का। इस बीमारी के लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा है? लिखेगा एग्जामिनर, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, बेरियम एक्सरे, एंडोस्कोपी, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। आपका आंसर क्या होगा? 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। बात समझ क्या? ठीक है, इस हद का क्वेश्चन बहुत बनेंगे सर। एग्जाम जो पिछला एक एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में 180 में से 160 क्वेश्चन इसी तरीके के थे सर। सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं था उस एग्जाम में कि ये उठकर आ गया हो कि जीआईडी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, या ये पूछ लिया हो कि जीआईडी का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा है। पहले केस बनाया, केस में ये लिखा है कि 45 साल का पर्सन आपको चेस्ट बर्न की कंप्लेंट कर रहा है कि मेरी छाती में जलने जैसा पेन हो रहा है। ये शिकायत लेकर आपके पास इमरजेंसी में रात को 10 बजे आया है। आपने पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की, हिस्ट्री के दौरान आपको अनुमान हो गया कि पेशेंट जीआईडी का हो सकता है। तो आप कौन से डायग्नोसिस से कंफर्म करोगे कि बीमारी जीआईडी है? आपका आंसर होगा 24 आवर का क्या मॉनिटर करना? पीएच मॉनिटर करना सर। इतने सारे डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी का कंफर्म डायग्नोसिस क्या है? 24 आवर का पीएच मॉनिटर। बात समझ में आई क्या आपको? लिखो डायग्नोसिस। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन,
बेरियम एक्सरे, एंडोस्कोपी, और 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। क्वेश्चन बनने का तरीका समझो, क्वेश्चंस का पैटर्न सीखो, ठीक है, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को पुट करता है ये सीखो सर। आप ये समझ गए कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन और कैसे बना सकता है, इसका मतलब बहुत कुछ सीख गए कंपटीशन में सर। बात क्लियर हुई क्या? सुनो, आज से पहले ये क्वेश्चन आपका नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है, और अगर मान लो मैं रैंडम आपसे पूछ भी लेता, कभी पढ़ा हुआ नहीं था, मैं आपसे पूछ लेता कि एक पेशेंट ऐसा ऐसा है इमरजेंसी में, इस तरीके की कंप्लेंट कर रहा है, और पेशेंट जो है वो पेशेंट के साथ में ये सब हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि जीआईडी का पेशेंट हो सकता है, कौन सा डायग्नोसिस करोगे? मैं आपको ऑप्शन दे देता, फिजिकल एग्जामिनेशन, बेरियम एक्सरे, एंडोस्कोपी, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग सर, ठीक है। मेरी गारंटी आप में से 90% इसको टिक करते हैं कि क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर, एंडोस्कोपी करेंगे। और आपको नहीं विश्वास तो आप अपने किसी दोस्त से जाकर पूछ लेना आज इस क्वेश्चन को कि एक पेशेंट ऐसा होकर क्या है हमारे पास में, बोल कौन सा डायग्नोसिस है, ये कंफर्म पता लगा बीमारी यही है, आंसर एंडोस्कोपी। और आप उसको ये कहोगे ना नहीं 24 आवर्स पी, आपसे झगड़ और लेगा, ठीक है, कि एंडोस्कोपी कंफर्म होता है, मैं एंडोस्कोपी कंफर्म देखा सर। एंडोस्कोपी डायग्नोसिस इसलिए देखा है कि वो इसोफेगस की दीवार बता देता है, पता ही नहीं है, फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंतजार ही नहीं करता है, वो एंडोस्कोप डालता है, एंडोस्कोप डालते उसको दिख जाता है कि इसोफेगस जली हुई है, उसको पता है कि अल्सर हुआ तो भी इलाज यही है, उसको पता है जीआईडी हुई तो भी इलाज, उसको इलाज करना है, इसलिए वो डायग्नोसिस पे नहीं जाता है सर, ठीक है। मैं कह रहा नहीं, होता तो बहुत है हॉस्पिटल्स के अंदर सर, लेकिन क्यों नहीं जा रहा है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बीमारी जो है सर, मैंने 100 केस जीआईडी के देख लिए, 100 केस मैंने मेरी लाइफ में पढ़ाई के दौरान ही देख लिए जीआईडी के, और 100 केस को मैंने अगले 5 साल 3 साल में ट्रीटमेंट कर चुका। आप छोड़ो एंडोस्कोप, मैं पेशेंट की शिकायत सुनकर के बता दूंगा कि जीआईडी का पेशेंट है। जो फिजिशियन है वो फिजिशियन डायग्नोसिस के ऊपर जो है वो इतने डायग्नोसिस के ऊपर जा क्यों नहीं रहा है? उस फिजिशियन का ये अनुभव है, उसको पता लग जाता है कि पेशेंट ही ऐसा है, उसको ये पता लग जाता है कि यूपी के इस वाले एरिया के अंदर जब जब सीजन जो है वो सीजन बरसात का आएगा, इस गंगा के आसपास वाले 80% लोग डेंगू के हो जाएंगे। कन्फर्म है, वो सस्पेक्ट नहीं है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसने 10 साल इस फील्ड में काम किया यहीं पर, तो उसको पता है, वो जाता ही नहीं है डायग्नोसिस के ऊपर विडाल उडाल पे, वो शिकायत सुनता है, आरबीसी जो है वो आरबीसी प्लेटलेट काउंट करवाता है, सीबीसी करवाता है, और काउंट करवाकर पता कर लेता है कि ये जा ही नहीं रहा है विडाल पे, वो अगले दिन तो डेंगू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है वो कि आपको डेंगू है, और आप करवा लो विडाल, डेंगू ही मिलेगा पेशेंट को सर, टाइफॉइड ही मिलेगा पेशेंट को सर, उसका अनुभव है वो सर, ठीक है। तो उसका तो अनुभव है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कि वो एंडोस्कोपी देख करके बता देता है कि पेशेंट इस बीमारी का है। यार अपने को तो एग्जाम देना है, अपने लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, ये उसके अनुभव का डायग्नोसिस है कि वो अच्छा कर लेता है, टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से हो जाता है सर, ठीक है। यहां कितने घंटे लगेंगे? पहले तो प्रोब डाल करके रखो, एक वायर डाल के छोड़ दो, उसके आगे चिप लगा के छोड़ दो, ठीक है, पहले तो प्रोब डालकर रखो, 24 घंटे तक पेशेंट अनकंफर्ट सा रहेगा, 24 घंटे बाद में उस वायर को निकालो, फिर उस चिप को लगाओ, फिर 10-15 मिनट के अंदर मॉनिटर के ऊपर रिकॉर्डिंग करो सर, ठीक है। तो इतना इंतजार ही नहीं करता, उससे पहले ये करके वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है सर, ठीक है। तो आप ये नहीं कहोगे कि ये कंफर्म है सर, कंफर्म तो कौन सा डायग्नोसिस आपका 24, क्योंकि आपको पता ही इससे लगेगा, इससे तो दीवार जली हुई दिखाई देगी बस, और जली हुई तो सर इसोफेजियल अल्सर में जल जाती है, ठीक है, जली हुई तो जो है वो पेशेंट के अंदर जीआईडी के अंदर जल रही है, गैस्ट्राइटिस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाए तो भी पेशेंट के अंदर अपर जो है वो लोअर इसोफेगस तो जल ही जाता है सर, तो जल तो बहुत सारी बीमारियों में जाता है सर, क्या कर दे क्या नहीं दे? अगर एग्जामिनर इस वर्ड को लिख रहा है कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस सर, देना ही पड़ेगा उसको कि इस बीमारी का कंफर्म ही ये है सर, ठीक है।
अगर ये नहीं लिखा है और अब कह रहा है पेशेंट के अंदर कि एक पेशेंट जो कि जीआईडी से सफर कर रहा है या एक पेशेंट जो इस तरीके की कंप्लेंट लेकर के आ रहा है, आप किससे पहचान लोगे कि पेशेंट जीआईडी का है? डायग्नोसिस आपके पास में कौन सा? देख लो इसोफेगस को जली हुई मिल जाए, इसका मतलब आप हो गए कि कौन सा पेशेंट था आपका? जीआईडी का पेशेंट था सर। मैं आगे गैस्ट्रो में और बहुत सारी बीमारी पढ़ाऊंगा तो 2-3 बीमारियों में और जला हुआ आएगा सर। इसलिए अपन इस बीमारी के लिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस ही क्या पढ़ते हैं अपना 24 आवर पीएच मॉनिटर नहीं सर। अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि इस बीमारी का क्लिनिकल फीचर क्या है, तो आप ये कहोगे कि सर एक पेशेंट को जो है वो इसोफेगस में पेन होगा सर। ठीक है, एक बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, पूरे कंपटीशन में जहां पर ये वर्ड आ जाए ना आपके सामने, पेन होता है और पेन वर्ड आ जाए, इसका मतलब आपको इस वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम कर देना है कि पेन होता है तो कहां पर होता है, क्या पेन उस जगह से दूसरी जगह तक बढ़ता है, क्या एक जगह से दूसरी जगह पर रेडिएट होता है, क्या पेन कब ज्यादा होता है, पेन कब कम होता है सर। पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है आपके पोर्शंस के अंदर सर। ठीक है, आप जो है वो अपन हॉस्पिटल में मेन फोकस काम ही यही कर रहे होते हैं। ठीक है, बीमारी ठीक तो जो है वो आपका जो है वो डायग्नोसिस होने के बाद लगेगा। सबसे पहला काम ही ये होता है पेशेंट में कि किसको मैनेज कर दो, पेन को मैनेजमेंट कर दो सर। मान लो एक पेशेंट फ्रैक्चर होकर के आया है और आपका पेन कर रहा है सीवियर, आप पहले आते पेशेंट को डाइक्लो लगा रहे हो कि पेशेंट का क्या कम हो जाए पेन, जबकि बीमारी क्या है, फ्रैक्चर है। आप फ्रैक्चर क्यों नहीं ठीक कर रहे हो पहले? सर पेन मैनेजमेंट करो ताकि पेशेंट तो रिलैक्स हो पहले। तो जहां भी जिस भी बीमारी के अंदर कौन सा वर्ड आ जाए, आपका पेन वर्ड आ जाए, ये समझ लेना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। और अब आप इस बीमारी के क्लिनिकल फीचर के अंदर मुझे एक बात कह रहे हो कि सर पेशेंट जो है वो पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है सर। क्यों हो रहा है पेन? क्योंकि स्टोमक का कंटेंट जो है वो इसोफेगस में बैकफ्लो कर रहा है, इसोफेगस की दीवार को जला रहा है, और जब उसकी दीवार को जलाएगा तो क्या होगा, पेशेंट को पेन जो है वो पेन होगा सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पेन की लोकेशन क्या है, कहां पर होगा पेन? पेन की लोकेशन जो है वो लोकेशन क्या है सर? चेस्ट के अंदर पेन होगा और एब्डोमेन। सुनो, डायफ्राम है ये वाला हिस्सा, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर तो पेन होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा कि एब्डोमेन में जल तो रहा ही नहीं कुछ। स्टोमक के अंदर जो HCl था वो तो उसने ऊपर भेज दिया है। ठीक है, तो यहां तो पेन होगा नहीं एब्डोमेन के अंदर। पेन तो सिर्फ कहां होगा, लेकिन चेस्ट तो बहुत बड़ा है सर। चेस्ट के अंदर राइट साइडेड चेस्ट में होगा, लेफ्ट साइडेड चेस्ट में होगा, क्लेविकल लाइन के बीच में होगा, एक्सिलरी लाइन के पास में होगा। पेन कहां होगा वो बताओ मुझे। तो क्लेविकल ये वाली बोन है और ये जो है वो ये क्लेविकल लाइन का मिड लाइन है, यहां पेन होता है क्या बताओ? ये है पेन की लोकेशन सर। इसोफेगस यही तो है और इसोफेगस के बाद ये स्टोमक है, तो ये पेन यहां पर हो रहा है सर। ये वाली बोन बताओ कौन सी बोन है? ये बोन स्टर्नम बोन सर। तो पेन स्टर्नम बोन के पीछे होता है सर। ठीक है, और स्टर्नम बोन के पीछे वाले पेन को कहते हैं रेट्रोस्टर्नल पेन सर। कौन सा पेन? एग्जामिनर का क्वेश्चन सुनो, जीआईडी के अंदर पेन की लोकेशन क्या होती है? राइट साइडेड चेस्ट होता है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट होता है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट होता है, या फिर वर्टिब्रल जो है वर्टिब्रल चेस्ट होता है सर। आपका आंसर होगा कहां पर पेन होता है? रेट्रोस्टर्नल पेन होता है सर। ठीक है सर, पेन जो है वो पेन होता है रेट्रोस्टर्नल। अब के जितने भी जितनी भी मसल्स है वो आपस में जुड़ी हुई है लेफ्ट साइडेड शोल्डर से सर। तो जब पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल पेन होता है तो वो पेन आगे किधर की तरफ बढ़ जाता है? लेफ्ट साइड शोल्डर की तरफ सर। पेशेंट को पेन होता है लेफ्ट साइड गर्दन के अंदर सर और लेफ्ट साइडेड हैंड के अंदर सर। ठीक है, आपने कभी एंजाइना का पेन सुना है कि पेशेंट को हार्ट जो है वो हार्ट के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस हुआ या हार्ट अटैक आया और उसके दौरान पेन जो है वो पेन हुआ हार्ट लोकेशन पे और फिर पेन लेफ्ट साइड के अंदर, फिर पेन लेफ्ट साइड के हाथ के अंदर आ गया? सेम ऐसा ही पेन होता है कौन सी बीमारी के अंदर भी? जीआईडी के अंदर सर। ठीक है, अगर पेशेंट की ये शिकायत सुनी हुई हो ना, अगर घर में उसने 1-2 केस ऐसे देख लिए हो कि एंजाइना का पेन ऐसे होता है, हार्ट अटैक का पेन ऐसे होता है यहां पर, और यहां से पेन ऐसी तरीके से बढ़ता रहता है, तो जीआईडी वाला पेशेंट डरता हुआ आता है आपके पास में, और वो डरता हुआ जो है ना वो आपको ये कह रहा है कि मुझे हार्ट अटैक बीमारी तो नहीं है। ठीक है, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि यहां जब पेन होता है तो वो पेन हार्ट अटैक का ही होता है, क्या मुझे तो नहीं है ऐसी कोई बीमारी सर। तो आप पेशेंट का एंडोस्कोप और 24 आवर पीएच मॉनिटर करके ये बता देते हो कि आपको हार्ट अटैक वाली बीमारी नहीं है। आपको जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी है?
जीआरडी वाली बीमारी है। और ये आपके अल्कोहल पीने, चाय कॉफी पीने, आपके कोल्ड ड्रिंक्स पीने, आपके स्पाइसी खाना खाने, या आपको 7 दिन 10 दिन तक ट्यूब डालकर रखी गई, या आप बहुत ज्यादा वजन उठा रहे हो, इसकी वजह से हो रही है ये बीमारी आपको, ठीक है। तो पेन की लोकेशन कहां पर होगी? रेट्रोस्टर्नल, स्टर्नम के कहां होगा? पीछे की तरफ पेन होगा सर, ठीक है। और पेन जो है वो पेन कहां रेडिएट कहां पर होगा? रेडिएट कहां होगा पेन? लेफ्ट शोल्डर के अंदर जाएगा, लेफ्ट साइड गर्दन के अंदर जाएगा, और लेफ्ट साइडेड हैंड के चला जाएगा, लेफ्ट साइड के हाथ के अंदर देखने को मिलेगा सर। एग्जामिनर पूछ सकता है पेन की रेडिएशन कहां पर होगी, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने, लिखने पे फोकस मत करो, मैं सब लिखवा दूंगा तुमको, ठीक है। तीसरा सुनो, अगर मैं आपको ये पूछूं कि पेन कब ज्यादा होगा और पेन कब कम होगा? पेशेंट का इसोफेगस जला हुआ है, इस पेशेंट को मैं स्पाइसी खाना खिलाता हूं, फिर क्या खाना खाने के दौरान पेन कम होगा या ज्यादा होगा? स्पाइसी पेन क्या होगा सर? जला हुआ है, जले हुए के ऊपर आप वापस जो वो स्पाइसी चीज डाल रहे हो सर, ठीक है। सेम ऐसा है कि मान लो यहां से हाथ जल गया और इसके ऊपर फिर मैं एसिड डालूं, इसके ऊपर फिर स्पाइसी चीज डालूं, तो पेन और भी क्या हो गया? ज्यादा जो है वो ज्यादा होगा। तो पेशेंट स्पाइसी खाना खाएगा तो पेन जो है वो पेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। इसलिए बढ़ रहा है कि खाना जा रहा है, स्पाइसी जाकर के एचसीएल ज्यादा बनाएगा, एचसीएल ज्यादा बनाएगा तो फिर से बैक फ्लो करेगा। स्पाइसी खाना खाएगा तब पेन क्या होगा? ज्यादा होगा पेशेंट को सर, ठीक है। जब जब पेशेंट जो है वो कोई पानी वगैरह सर, स्मूथनिंग चीज वगैरह ले रहा है सर, ठंडा पानी जो है वो, तो पेन जो है वो पेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। के ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो पेन क्या होगा? कम। और जले हुए के ऊपर एसिड डाल दोगे तो पेन और भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो स्पाइसी खाना खाने के ऊपर पेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। और पानी जो है वो पानी पीने के ऊपर पेन क्या हो जाएगा? कम जो है वो कम हो जाएगा सर, ठीक है। आप पेन के 4 पॉइंट याद हो गए आपको सर, कि जब भी जीआईडी का पेन होता है तो उसकी लोकेशन कहां पर होती है? स्टर्नम के पीछे सर। उस वर्ड को क्या नाम दिया अपन ने? रेट्रोस्टर्नल पेन जो है वो पेन होता है सर, ठीक है। जब भी पेन होता है तो रेडिएट कहां होता है? लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइडेड नेक और लेफ्ट साइड के हैंड के अंदर सर, ठीक है। सर पेन जो है वो बढ़ कब जाता है? जब स्पाइसी खाना खाता है। पेन कब कम हो जाता है? जब पानी जो है वो पानी पी रहा है तो पेन क्या हो जाता है पेशेंट का? कम हो जाता है सर। इस पेन जो है वो पेन का दूसरा नाम होता है हाइट बर्न सर। क्या होता है? हाइट बर्न सर। इस पेन के यहां स्टर्नम इसोफेगस के जस्ट पास में यहां पर कौन सा ऑर्गन है? हाइट है। पेशेंट को ऐसा जो है वो ऐसा लग रहा हो जैसा कि हाइट बर्न हो रहा हो सर, ठीक है। इस तरीके का पेन होता है सर। तो पेन का दूसरा क्या नाम हो गया? हाइट बर्न सर। 4 पॉइंट याद हो जाने चाहिए बीमारी के पेन के रिलेटेड सर। रेट्रोस्टर्नल पेन, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट नेक, लेफ्ट साइडेड हैंड के अंदर क्या होता है? रेडिएट होता है पेन। स्पाइसी खाना खाने पे बढ़ जाता है। पानी पीने के ऊपर पेन क्या हो जाता है? कम जो है वो कम हो जाता है। और पेन का नाम क्या होता है? हाइट बर्न सर। इस बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ये है सर, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है इस बीमारी का। क्लिनिकल फीचर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अपने से ये पूछे कि जीआईडी के अंदर सबसे मेन क्लिनिकल फीचर कौन सा है, तो आपका एक ही आंसर होगा पेन होना, या ऑप्शन के अंदर होगा हाइट बर्न होना सर। बात समझ में आई क्या आपको? अरे क्लियर हो? अगला क्लिनिकल फीचर सुनो। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे वॉमिट हो जाएगा मुझे, क्योंकि बार बार स्टोमक का कंटेंट क्या कर रहा है? बैक फ्लो कर रहा है। और कभी कभी पेशेंट को रिगर्जिटेड वॉमिट हो भी जाता है सर, ठीक है। तो नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ऐसा लगना कि वोमिट हो जाएगा, नोजिया कहलाता है सर। और पेशेंट को स्टोमक कंटेंट का बाहर ही आ जाना, रिगर्जिटेड होकर के क्या कहलाता है? वोमिटिंग कहला रहा है सर। तो नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। पेन जो है वो पेन होगा। पेन का दूसरा नाम क्या होता है? हाइट बर्न होता है सर। नोट करो इस पॉइंट्स को पहले। ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम इसका हाइट बर्न भी होता है। और हाइट बर्न का मेडिकल टर्म होता है पाइरोसिस। अगर किसी पेशेंट की फाइल में आप हाइट बर्न डला हुआ देख लो क्लिनिकल फीचर, या पाइरोसिस डला हुआ देख लो, तो आप समझ जाओगे कि पेशेंट जो है वो पेशेंट कौन सी बीमारी का हो सकता है? जीआईडी का हो सकता है ये सर। देखो रेडिएट, बताओ कहां से कहां रेडिएट होगा? कहां से कहां रेडिएट होगा? स्टर्नम से कहां पर? लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइडेड नेक, लेफ्ट साइडेड गर्दन के अंदर। और कहां पर?
लेफ्ट साइडेड हैंड के अंदर सर। लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट नेक एंड लेफ्ट हैंड। लोकेशन कहां पर होगा बताओ पेन का? स्टर्नम के आगे या पीछे? और पीछे के लिए कौन सा वर्ड? रेट्रो स्टर्नल सर। पेन कब बढ़ जाएगा, कब इंक्रीज हो जाएगा पेन? वेरी गुड। हाई फैटी एंड स्पाइसी डाइट। इसके अलावा पेन कब कम होगा? वेरी गुड, वाटर इनटेक कर रहा है तो पेशेंट। इस बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर, अरे क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर? पेन जो है वो पेन ही तो है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर इसका। हार्ट बनी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इज पेन या हार्ट बर्न। अगर स्टोमक का कंटेंट बार बार इसोफेगस में आएगा, बार बार इसोफेगस के अंदर आएगा, लिखना बंद करो बाद में लिख। अगर स्टोमक कंटेंट जो है वो बार बार इसोफेगस जो है वो इसोफेगस के अंदर आएगा और बार बार पेशेंट रीगर्जिटेट कर रहा है सर, बैक फ्लो कर रहा है बार बार, तो ये इसोफेगस इसके जस्ट पास में यहां पर है ट्रेकिया सर, ठीक है। तो इसोफेगस का कंटेंट किस में भी जा सकता है? ट्रेकिया के अंदर सर, ठीक है। अगर इसोफेगस का कंटेंट ट्रेकिया के अंदर गया, इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया? एस्पिरेशन। क्या हो गया पेशेंट को? एस्पिरेशन सर। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे कोई चीज जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा? कफिंग जो है वो कफिंग आएगा। तो इस बीमारी के दौरान पेशेंट बार बार क्या करता है? कफिंग करता है। रेस्पिरेटरी क्लिनिकल फीचर है। अगर वो कंटेंट ट्रेकिया के अंदर जाए तो पेशेंट बार बार क्या कर देता है? रेस्पिरेट जो है वो रेस्पिरेटर्स लोअर रिफ्लेक्स के दौरान कफिंग करता है सर, ठीक है। बार बार खांसी करता है पेशेंट सर। जब कौन सी बीमारी होती है उसको? जीआईडी हो रही होती है सर, ठीक है सर। पेशेंट के दौरान एस्पायरेट निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट बार बार ट्रेकिया के अंदर जा रहा है, ट्रेकिया में जा रहा है, बार बार इसोफेगस जो है वो इसोफेगस जा रहा है। इसका मतलब वहां पर जो है वो ट्रेकिया में जाने की वजह से लंग्स में जा रहा है। पेशेंट में किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? निमोनिया के चांसेस सर। बीमारी थी जीआईडी सर, ठीक है। दिक्कत थी अल्कोहल पीने की वजह से खाना वापस बहक आ रहा था। और अपन देख रहे हैं कि पेशेंट जब लगातार इसी बीमारी के साथ सफर करता गया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया बहुत जल्दी, तो पेशेंट जो है वो किससे सफर कर गया? आपका एस्पायरेट निमोनिया से सफर कर गया, ठीक है। कफिंग होता है पेशेंट को बार बार, पेन होता है पेशेंट को। स्पाइसी खाता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है सर। पानी उनी पीने से क्या हो जाए? एस्पिरेट कंटेंट कहां चला जाए? लंग्स के अंदर, तो ये एस्पिरेट निमोनिया होता है। ट्रेकिया में निमोनिया नहीं, लंग्स के अंदर चला गया तो एस्पिरेट क्या हो जाएगा? निमोनिया कॉज कर देगा सर, ठीक है। कफिंग जो है वो कफिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर इस बीमारी में पेशेंट को जो है वो कफिंग हो रहा हो, इसका मतलब पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया बीमारी के अंदर। अभी तक सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व था, लेकिन कफिंग आने लगी, इसका मतलब क्या इन्वॉल्व हो गया? पेशेंट का रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व हो गया सर, ठीक है। अच्छा बताओ, एक पेशेंट इस तरीके का अपने पास में आए, ये बीमारी लेकर के आए, इतने सारे क्लिनिकल फीचर ले, अपन ने डायग्नोस करके कंफर्म कर दिया कि ये बीमारी थी, आप क्या मैनेजमेंट करोगे पेशेंट का सर? तीन तरीके का मैनेजमेंट सुनो। एक मैनेजमेंट तो ये है कि पेशेंट का जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर दो। सबसे पहला मैनेजमेंट आपका सर, जिसको मैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कहूंगा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर दो। दूसरा मैनेजमेंट, पेशेंट को मेडिकल जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करो, मेडिकल मैनेजमेंट पे ले लो। और तीसरा मैनेजमेंट, अगर मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा तो आप सर्जरी कर दो पेशेंट का सर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए पेशेंट के अंदर मैं पेशेंट को क्या सलाह दे सकता हूं, क्या बता सकता हूं पेशेंट को? अल्कोहल क्या नहीं करना है?
सुनो, अल्कोहल के रिलेटेड 2 पॉइंट। आपका पेशेंट जीआईडी का है सर, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट है। अवॉइड अल्कोहल या रेस्ट्रिक्टेड अल्कोहल, अल्कोहल को बंद जो है वो बंद कर दोगे या अल्कोहल को कम कर दोगे? पेशेंट जीआईडी का है। आप कह रहे थे कि सर अल्कोहल के लिए सलाह देंगे, तो एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन बना दिए। ए पेशेंट सफर फ्रॉम द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज विच इज द इंटरवेंशन फॉर द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। आपका पहला लाइन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? ठीक है, आपका आंसर था कि लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना। पहला ऑप्शन बनाया एग्जामिनर ने अवॉइड द अल्कोहल, और दूसरा ऑप्शन बनाया रेस्ट्रिक्टेड द अल्कोहल। रेस्ट्रिक्टेड करोगे या अवॉइड करोगे? क्या करेंगे? बहुत सही सर, जहां भी ये 2 वर्ड आ जाए कि रेस्ट्रिक्टेड अल्कोहल और अवॉइड अल्कोहल, आपको हमेशा अवॉइड अल्कोहल में जाना है। अल्कोहल को कम करना किसी बीमारी का इलाज नहीं है सर, कि कम करने से कोई बीमारियां ठीक हो जाती है, और कम करना आपकी सलाह भी नहीं है। कोई डॉक्टर जो है वो डॉक्टर्स या कोई भी नर्स आपको ये सलाह देता हुआ नहीं मिलेगा कि अल्कोहल तो पी ले लेकिन कम पीना सर। इसका मतलब गलत सलाह है उसकी वो सर। उसकी सलाह यही होनी चाहिए कि अल्कोहल को क्या कर देना है भाई, जिससे बीमारी हो रही है उस चीज को क्या कर दे, बंद कर दे। बीमारी ठीक करनी है तो तेरे को, तो अवॉइड अल्कोहल सर। और बताओ और क्या सलाह दे सकते हो? स्पाइसी खाना बंद कर। फैटी डाइट को क्या कर दे, कम जो है वो कम कर दे। फैट जो है वो फैट ज्यादा मत खा भाई। ठीक है, वो कहेगा कि फैट ज्यादा नहीं खाऊं तो फिर क्या खाऊं? ठीक है, मेरी तो डाइट ही पिज्जा जो है वो पिज्जा बर्गर है, मुझे तो अच्छा यही लगता है, मैं तो खाता ही फैट हूं। ठीक है, फैट कम करूं तो क्या बढ़ा दूं भाई? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कम दोगे या ज्यादा? दाल चावल कम खिलाओगे या ज्यादा? खिलाओ ना, ज्यादा खिलाओ, क्या दिक्कत है? ताकि दाल चावल स्टोमक में आधे घंटे रुके, आधे घंटे बाद खाना वो जो है आगे चला जाए। दाल चावल खाने से कभी बीमार नहीं होगा पेशेंट सर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दो सर। इसोफेगस जली है तो उसकी दीवार में जो है तो नई सेल भी तो बननी चाहिए। नई सेल बनाने के लिए चाहिए प्रोटीन सर। हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट सर। ठीक है, स्पाइसी डाइट को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। अवॉइड स्पाइसी डाइट। अल्कोहल की सलाह अवॉइड कर दोगे। अल्कोहल, कार्बोनेट बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद कर दोगे पेशेंट में। गैस प्रोड्यूस करने वाली डाइट को क्या कर दोगे, अवॉइड कर दोगे, बंद कर दोगे पेशेंट के अंदर सर। ठीक है, क्या कर रहे हो? फाइबर तो दोगे। ठीक है, फाइबर डाइट का मतलब है कि जो पेशेंट के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा दे, और जो बना हुआ फीकल मटेरियल है, स्टूल है, उसको क्या कर दे, बाहर निकला। ये बीमारी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है क्या? होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो बीमारी होती है जीआईडी। बताओ कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए क्या करूं? फाइबर डाइट दूं। पेशेंट को सलाह दो कि सलाद ज्यादा खाया कर। ठीक है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज ये खाने में ज्यादा खाया कर, ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो और बीमारी नहीं हो जीआईडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया कर। ठीक है, ऐसी डाइट कम खाया कर जिसकी वजह से जो है वो स्टूल ज्यादा बने। ठीक है, मतलब पेशेंट जो है वो पेशेंट को सलाह दो कि लो रेजिडुअल डाइट। रेजिडुअल का मतलब है वेस्ट जो है वो वेस्ट, और लो मतलब कम वेस्ट बनने वाली डाइट खाया कर। ठीक है, ऐसा खाना खा रहा है जिससे वेस्ट ज्यादा बनता है सर। वेस्ट ज्यादा बनता है तो वो कचरा फिर प्रेशर तो बढ़ाएगा सर। ठीक है, तो लो रेजिडुअल डाइट, हाई फाइबर डाइट के लिए सलाह दो। अवॉइड कर दो अल्कोहल को, कार्बोनेट बेवरेज अवॉइड कर दो पेशेंट का। इसके अलावा पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाली जितनी डाइट बंद कर दो। चाय कॉफी बंद कर दो पेशेंट के अंदर। ठीक है, प्रोटीन्स को बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दो, फैट को कम कर दो, स्पाइस को बंद कर दो सर। ये आपका पहला मैनेजमेंट हुआ। इस पेशेंट को पहली सलाह दे दी आपने सर। दूसरा आपने कहा कि सर क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट सर। सर मेडिसिन के अंदर सुनो, एक मेडिसिन तो वो होती है जो एचसीएल के प्रोडक्शंस को बंद कर देती है सर। ठीक है, तो या तो वो दवा दे सकते हो जो एचसीएल का बनना क्या कर दे, बंद कर दे। एक मेडिसिन वो होती है कि एचसीएल के बनने को बंद नहीं करती, लेकिन जहां से एचसीएल निकलता है उस निकलने को बंद वो कम कर देती है सर। ठीक है, बंद तो वही 10 ml 15 ml रहा है, लेकिन निकल कम रहा है सर। एक प्रोडक्शन को कम करती है, एक सिक्रेशन को कम करती है सर। दोनों दवा दे सकते हैं, प्रोडक्शन कम करने वाली भी और सिक्रेशन कम करने वाली भी। और तीसरी दवा वो होती है कि एचसीएल बन भी रहा है, निकल भी रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उस जो है वो उस एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर देती है, उस एसिड को खत्म कर देती है सर। ठीक है, अब अपने लिए सबसे अच्छी दवा तो वो ही जो बनना ही कम कर दे, बनना ही बंद कर दे सर। ठीक है, इसके लिए मेडिसिन होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सर। नाम सुने होंगे आपने, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल।
जब जब कोई पेशेंट ऐसी शिकायत लेकर हॉस्पिटल में आता है कि सुबह सुबह या खाया हुआ खाना पचता नहीं है, उसको बार बार जो है वो रिगर्जिटेट होता है, तो डॉक्टर उसको कह देता है कि खाली पेट एक पेंटाप्राजोल खाने लग जाओ, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, पेंटाप्राजोल ओमिप्राजोल चला सकते हैं सर। या पेशेंट में सिक्रेशन को कम करवाने के लिए कि HCl बन रहा है लेकिन कम निकले, इसके लिए जो है वो पेशेंट को H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा दे सकते हैं। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा होती है रेनेटिडीन सर, ठीक है। रेंटेक्स वगैरह देना पेशेंट को सर, रेनेटिडीन देना, सिमेटिटिन देना सर, ये मेडिसिन होती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर सर। ये प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन को कम नहीं करती, निकलने को क्या कर देती है, ये कम कर देती है। और तीसरी दवा है मेरे पास में एंटाएसिड। एंटाएसिड का मतलब कि बने हुए HCl को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे सर। तो एंटाएसिड ड्रग्स के जो है वो एग्जांपल्स होते हैं मैग्नीशियम आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड्स हो गया, ठीक है। ये सारी दवा जो है वो कौन सी दवा है आपकी, एंटाएसिड सर। 3 प्रकार की मेडिसिन में पेशेंट को चला सकता हूं। और 3 मेडिसिन के अंदर मेरे पास सबसे अच्छी दवा है कि HCl के बनने को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जिसकी वजह से बीमारी है उस जड़ को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए सर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस होता है कौन सी बीमारी का, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का सर। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के एग्जांपल कौन कौन से, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, जिन जिन के लास्ट में ये जोल जोल लगा हुआ है ना, जिन भी मेडिसिन के, वो सारी मेडिसिन कौन से ग्रुप की होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। उनका काम यही होता है कि HCl के जो है वो सीक्रेट HCl के प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, फॉर्मेशन ही नहीं होने दे HCl का सर। तो सबसे अच्छी दवा ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होगा आपका, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। 2 मैनेजमेंट किया आपने, एक डाइट मैनेजमेंट किया, दूसरी दवा देकर मैनेजमेंट किया। 3 प्रकार की दवा दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी दवा कौन सी है आपका, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सर। तीसरा जो है वो तीसरा सर्जरी सर, ठीक है। सर्जरी क्या होता है दोनों, ये नीचे स्टोमक है, ऊपर इसोफेगस, और ये क्या है आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या हो गया था, लूज हो गया था, तो स्टोमक का कंटेंट कहां जा रहा था, इसोफेगस में। कौन सी बीमारी हो रही थी, GERD हो रही थी सर। मैंने क्या किया सर्जरी के दौरान, यहां से स्टोमक की एक दीवार उठाई और स्टोमक की दीवार उठा करके इसके चारों तरफ और लगा दिया सर, और टाइट जो है वो टाइट कर दिया इसको सर, ठीक है। जब इसको और टाइट जो है वो टाइट कर दिया, तो अब ये स्फिंक्टर क्या हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया, टाइट हो गया। जब टाइट हो गया तो नीचे से स्टोमक के कंटेंट को क्या नहीं होने दे रहा है, आने नहीं दे रहा है सर, ठीक है। और आपने जो है आपने ये कहा कि सर स्टोमक के इस पार्ट को हम फंडस कहते हैं सर, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, फंडस जो है वो फंडस कहलाता है सर। ये था आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर सर। मैंने क्या किया सर्जरी में, फंडस की दीवार ली, फंडस की दीवार लेकर के यहां पर जो है वो यहां पर इसको चारों तरफ से बांध दिया सर। सर्जरी को कहा जाता है फंडोप्लिकेशन करना सर। कौन सी सर्जरी, फंडोप्लिकेशन सर। फंडोप्लिकेशन में क्या किया जाता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर्स के चारों तरफ किसकी दीवार लपेट दी जाती है, फंडस की दीवार लपेट दी जाती है, जिससे स्फिंक्टर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो स्टोमक के अंदर पड़ा हुआ खाना क्या नहीं करता है आपका, बैक फ्लो नहीं करता है। कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, GERD सर। तो 3 ही मैनेजमेंट थे मेरे पास में। सबसे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करवा दो। लाइन मैनेजमेंट सीन के ऊपर ले लो पेशेंट को सर। और लाइन मैनेजमेंट पेशेंट को क्या कर दो, सर्जरी जो है वो सर्जरी कर दो सर। सबसे अच्छी दवा कौन सी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या लगा हुआ है उसके लास्ट में, जोल, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल जो है ओमिप्राजोल सर। अगर आपसे पूछ ले कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है GERD का, तो आंसर क्या दोगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है सर। आपसे ये पूछ ले कि सर्जरी कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, फंडोप्लिकेशन। क्या करते हैं सर्जरी में, फंडस की दीवार को किसके चारों तरफ, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के चारों तरफ लपेट देते हैं सर, ठीक है। आपका जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट की स्पाइसी डाइट को क्या कर दोगे, अवॉइड कर दोगे। अल्कोहल को अवॉइड, चाय कॉफी पीने की सलाह अवॉइड, बंद कर दो, चाय कॉफी की सलाह नहीं देनी है। कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं है पेशेंट को सर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट्स को फैटी डाइट कम लेनी है, कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा लेनी है, प्रोटीन डाइट क्या करना है, प्रोटीन डाइट ज्यादा जो है वो ज्यादा लेना है सर पेशेंट को सर। पानी जो है वो पानी इंटेक करना है पेशेंट को सर, ताकि पेशेंट को स्मूथनेस फील हो सके सर। ऐसा कोई भी खाना नहीं खाए जिसका वेस्ट ज्यादा बने, मतलब हाई रेजिडुअल डाइट बंद कर देनी है। कौन सी डाइट ले, लो रेजिडुअल डाइट सर। फाइबर डाइट कम ले, फाइबर या ज्यादा ले, ज्यादा ले, ताकि क्या नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो और पेशेंट के अंदर एब्डोमेन का क्या नहीं बढ़े, प्रेशर नहीं बढ़े सर, ठीक है। बीमारी समझ में आई क्या आपको?
बगैर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पढ़ाया डिसऑर्डर में मैंने आपको, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होता तो आपको ये भी पता होता कि कौन सी दीवार में असर होता है, ठीक है। आपको ये भी पता होता है कि सर एंडोस्कोप डाल रहे होते हैं तो कौन कौन सी सावधानी अपने को रखनी होती है सर, ठीक है। पढ़ने का तरीका अपना यही होगा हर सब्जेक्ट्स को, ठीक है। पहले जब भी मेडिकल सर्जिकल पढ़ेंगे तो पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव का क्लियर करेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव के डायग्नोसिस पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे सर, ठीक है। आज तो उन्हें मेडिकल सर्जिकल डेमो था, सीधा जो है वो डिसऑर्डर पढ़ा है। इंपॉर्टेंट बात सुनो इस बीमारी की। बीमारी का डेफिनेशन स्टोमक के कंटेंट का जो है वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू क्या कर जाना, बैक फ्लो कर जाना सर, ठीक है। कौन सी बीमारी कहलाती है, जीआईडी कहलाता है। मेन कारण क्या है, स्फिंक्टर का क्या हो जाना, लूज हो जाना, इनकॉम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर सर। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग सर। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर क्या है, पेन जो है वो पेन क्लिनिकल फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है इस बीमारी का, जिससे ये बीमारी पहचानी जाती है। पेन का दूसरा नाम हाइट बैंड सर। कहां पर होता है, स्टर्नम के पीछे होता है सर। इधर से रेडिएट करता है लोअर शोल्डर लेफ्ट नेक की तरफ और किसकी तरफ, आपका लेफ्ट हैंड की तरफ रेडिएट कर जाता है पेन सर, ठीक है। इसके अलावा अपन ने कहा कि पेशेंट्स के अंदर जब भी मैनेजमेंट करेंगे तो पहला मैनेजमेंट क्या बताएंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट वगैरह मैनेज कर दोगे उसके अंदर सर। दूसरा मैनेजमेंट क्या करोगे, मेडिसिन मैनेजमेंट। मेडिकल में मैनेजमेंट में सबसे अच्छी दवा कौन सी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जीआईडी का ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो आंसर क्या दोगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पीपीआई जो है वो पीपीआई सबसे अच्छा दवा होता है। एग्जांपल है पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल सर, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट कौन सी सर्जरी की जाती है, कौन सा किया जाता है, फंडोप्लिकेशन सर। बीमारी समझ में आई क्या, चलो तो ये जो है वो मेडिकल सर्जिकल का एक टॉपिक जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोग का कोई भी डाउट इस बीमारी से रिलेटेड है तो पूछ सकते हो।